हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है। क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, इसको हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो अभी आज हम लोग ये जो वीडियो है इसमें हम तुम लोगों को सिर्फ फोर्स के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम फील्ड पढ़ाएंगे, फिर पोटेंशियल पढ़ाएंगे। इस तरह से हम लोग इसको 3-4 पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे चार्ज के बारे में। बिकॉज चार्ज दो अगर एट सम डिस्टेंस अपार्ट रखेंगे तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, है ना। तो चार्ज क्या होता है, जब कोई पार्टिकल अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन दे देगा या इलेक्ट्रॉन ले लेगा, देन इट बिकम्स अ चार्ज पार्टिकल। So the charge of any body is always given by the number of electrons, how many number of electrons it has shared। ठीक है, कितना सारा इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, किसी दूसरे बॉडी को दे दिया है या किसी दूसरे बॉडी से ले लिया है। That number of electrons sharing between two conductors will measure the amount of the charge, which is given by quantization of charge। So quantization of charge क्या है, देखो charge of any particle is given by n into e plus minus, where n is any integer, and e we know the fundamental charge is अभी तुम लोगों के सिलेबस के हिसाब से फंडामेंटल चार्ज सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाता है। तो e is the charge of 1 इलेक्ट्रॉन। इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई। ठीक है, तो चार्ज ऑफ एनी पार्टिकल जब भी हम लोगों का शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो उसका चार्ज को ऑलवेज हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय द q इक्वल टू प्लस माइनस एनी विच इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बट इफ वी कंसीडर रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड ओनली, माइनस प्लस साइन हियर इज फॉर द नेचर ऑफ द चार्जेस। प्लस कब होता है, माइनस कब होता है, ये हम लोग जानते हैं। नेगेटिव कब होगा, जब कोई बॉडी चार्ज ले लेता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने से इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रॉन अगर गिव अप करेगा तो नेगेटिव कम हो गया, उससे कॉम्पिटिटिवली पॉजिटिव ज्यादा हो जाता है, सो द बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। So after accepting electron, a body gets negatively charged, and after giving up electron, a body gets positively charged. Okay, so in magnitude, if we consider only magnitude, if we consider the magnitude only, then we can write q equal to n into e. So from this relation, you may be asked to find the number of electrons present in 1 coulomb of charge. 1 coulomb of charge में number of electrons कितना होगा, number of electrons, not charge, number of electrons in 1 coulomb of charge। तो हम लोग यहाँ से n इक्वल टू निकाल सकते हैं, क्या बोलो, q by e। तो q हो गया, कितना चार्ज बोला है 1 कूलम के अंदर, तो q इक्वल टू 1 कूलम एंड e मींस चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। So it becomes equal to, सिंप्लीफाई करने से आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को याद रखना है कि 1 कूलम में कितना सारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना शेयरिंग होगा, सच दैट अ बॉडी बिकम्स अ चार्ज बॉडी हैविंग चार्ज 1 कूलम। Then we have to remember that the number of electrons sharing between 1 coulomb of charge when a body becomes 1 coulomb of charge is 6.25 into 10 to the power 18। यहाँ से हम लोग कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज अगर दिया हुआ रहेगा उसमें पूछेगा कितना सारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ है, कैलकुलेट करो। दैट ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट वेरी इजीली। हाउ, सपोज 5 कूलम चार्ज दिया हुआ है, 5 कूलम चार्ज में कितना सारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ, कैलकुलेट करो। जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 5। इफ यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इन 1 माइक्रोकूलम, सपोज इन 1 माइक्रोकूलम व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 1 माइक्रोकूलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 कूलम का पता है, माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर लो, विच इज 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 6.25 इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक है, तो जितना भी चार्ज दिया हुआ रहेगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना शेयरिंग हो रहा है कैलकुलेट करने बोलेगा, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ देखो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्स को हम लोग जानते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल को अगर एट सम डिस्टेंस अपार्ट रखेंगे, इफ दे आर लाइक चार्जेस, दैट मींस बोथ आर पॉजिटिव,
or both are negative, they will repel each other. When they are unlike charges, that is one is positive, other is negative, in that case they will attract each other. And the force of attraction or repulsion between the two charges is given by according to Coulomb's law, which is equal to 1 by, when suppose these two charges, these are two charges, this is say Q1 and this one is say Q2. When they are kept at a distance r, say first of all we are considering air, okay, एयर और इन वैक्यूम, एयर या वैक्यूम अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होता है बोलो, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, F इक्वल टू वी नो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square, where 1/4 pi epsilon naught is the constant whose value we know. In CGS system its value equal to 1, but in MK system its value is 9 into 10 to the power 9. Okay, अब देखो यहां से अगर यहां पर if there is a dielectric medium of dielectric constant K, then the force, this force is suppose we are denoting as F naught. F naught इसको हम लोग याद रखेंगे, एयर के लिए F naught से हम लोग डिनोट कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. ठीक है, अगर कोई मीडियम रहता है having dielectric constant K, in that case the force between the two charges is given by F equal to 1/4 pi epsilon naught into K. K is called dielectric constant of the medium, or sometimes it is also known as relative permittivity. Epsilon naught is the absolute permittivity. Okay, so we can write it like this, Q1 Q2 by R square. So it becomes either equal to F naught by K. This is one form. Therefore हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, याद रखना हमेशा, F equal to F naught by K. ये एक रिलेशन होगा जिसको हम लोग यूज करेंगे. दैट मीन्स कभी भी देखना, अगर दो चार्ज पार्टिकल को एट सम डिस्टेंस अपार्ट रखा गया है and the air is the medium between the two charges, in that case suppose the force between the two charges is given by F naught. Then now if the air between the two charges is replaced by a dielectric medium, then the force between the two charges will changes by a factor F equal to F naught by K. ठीक है, अगेन एक और चीज यहाँ से याद रखेंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ से देता है कि अगर डायलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, टोटल थिकनेस को डायलेक्ट्रिक मीडियम अगर कवर करता है, कितना टोटल डिस्टेंस है, सपोज r is the distance and r total distance is covered by a dielectric medium, in that case the force is given by F equal to 1/4 pi epsilon naught, and this is Q1 Q2 by K R square था ये, K into R square. इसको अगर हम लोग एक साथ लिखते हैं तो इट बिकम्स रूट ओवर K इंटू R का होल स्क्वायर. और अगर यहीं पर एक से ज्यादा मीडियम आ जाता है बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, सपोज दिस टू चार्ज पार्टिकल्स आर द पॉइंट चार्जेस, बिकॉज वी नो Coulomb's law is applicable for 0.2 charges, for 2 point charges and the short distance between the two charges. Okay, तो अगर वो पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है, वो गैप जो है, अगर उसमें एक मीडियम की जगह दो या तीन मीडियम आ जाता है, in that case the formula for calculating the force between them is given by F equal to, that force formula is given by F equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by K R square को हम लोग समेशन दे देंगे, समेशन ऑफ रूट ओवर K R square, ये हो जाता है. ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे. अगर एक से ज्यादा मीडियम आ गया कभी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, तो उस वक्त हम लोगों का मीडियम के अकॉर्डिंगली K का वैल्यू चेंज होगा और R वो मीडियम का थिकनेस हो जाता है, तो रूट ओवर K इंटू R का समेशन कंसिडर करेंगे. दैट मीन्स अगर एक से ज्यादा मीडियम है हैविंग थिकनेस, सपोज R1 है, उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरा मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, उसका थिकनेस R2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, रूट ओवर K1 R1 प्लस रूट ओवर K2 R2 प्लस रूट ओवर K3 R3 एंड सो ऑन, जितना रहेगा पूरा का होल स्क्वायर होगा. ओके, तो यहाँ से एक हम लोगों का देखो जनरली क्वेश्चन जो हमारा आता है एक से ज्यादा मीडियम के लिए तो जनरल फॉर्मूला हो गया, लेकिन जनरली हमारा क्वेश्चन जो आता है सिर्फ एयर को बीच में कोई एक थिकनेस का दूसरा मीडियम इंसर्ट कर देते हैं, उसके लिए क्वेश्चन आता है. तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ये देखो, सपोज ये अगर मीडियम को हम लोग
एक सिंगल मीडियम हैविंग अ डायरेक्टली कांस्टेंट के, बट थिकनेस जो रहेगा टोटल दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस को कवर नहीं कर रहा है, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस को कवर नहीं कर रहा है। सपोज यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है ये एक चार्ज पार्टिकल है, दिस इज अनदर चार्ज पार्टिकल, डायरेक्टली कांस्टेंट इन दोनों के बीच में एयर है, एक नया मीडियम इंसर्ट कर रहे हैं, दिस वन, सपोज ये मीडियम इंसर्ट किए ऑफ डायरेक्टली कांस्टेंट के एंड द थिकनेस ऑफ दिस मीडियम इज डी। रिमेनिंग पार्ट जो है, ये वाला रिमेनिंग पार्ट, यहाँ पर एयर था, ये एयर था, ये एयर है, ठीक है, ये एयर है। तो जो न्यू फोर्स होता है, उस न्यू फोर्स अगर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, इफ वैक्यूम के लिए तुमको पता है 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर, ओके। तो ये जो न्यू फोर्स बनेगा वो F का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, F विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, इस मीडियम के लिए क्या लिखना पड़ेगा बोलो, √k इंटू डी, प्लस रिमेनिंग क्या हो गया बोलो, √1, रिमेनिंग तो एयर ही रहा, ठीक है। तो रिमेनिंग जो थिकनेस रहा इन दोनों के बीच का, उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल r था, ये d हो गया, तो बाकी कितना होगा बताओ, r माइनस d, ये पूरा का होल स्क्वायर आएगा। दिस इज द न्यू फोर्स। अब अगर यहाँ पर कभी दिया हुआ रहेगा, जनरली क्या दिया हुआ रहता है, ये जो थिकनेस रहेगा d, this d thickness will be given as r by n. That means initially suppose the total distance was given as between the 2 point charges is r. तो अब जो थिकनेस इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग हैविंग डायरेक्टली कांस्टेंट के, उसका थिकनेस क्या बताएगा, टोटल थिकनेस का 1/3, हाफ, 2/3, 2/4 इस तरह से बताएगा। तो उसको हम लोग r by n के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पर पुट करो, d की जगह में लिखो r by n, यहाँ भी लिखो r by n, तो r यहाँ पर से भी r कॉमन ले लेंगे हम लोग, है ना। तो यहां से आ जाएगा क्या बोलो तो, F इक्वल टू हमारा वैल्यू आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर पुट करो d की जगह में r by n, यहाँ पर भी पुट करो d की जगह में r by n, तो r by n के लिए r कॉमन लोगे, r स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी एक r रहेगा, सॉरी ये तो r स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, तो पूरा का होल स्क्वायर है, r कॉमन लो, यहाँ से पुट करके देखो कितना आता है, √k, d की जगह में हम लोग लिखे r by n, प्लस ये 1 रहेगा, इसको छोड़ दो, d की जगह में यहाँ पर भी लिखो r माइनस r by n, पूरा का होल स्क्वायर, r कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो बाहर आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर। Q1 Q2 by R स्क्वायर की जगह हम लोग दोबारा क्या पुट कर सकते हैं बोलो, इट बिकम्स 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर इंटू, इसके साथ रहेगा क्या बताओ, यहाँ पर हो गया तुम्हारा √k इंटू n, यहाँ पर हो गया 1 माइनस 1 by n, तो अगर n एलसीएम ले लोगे तो यह आएगा √k माइनस 1 by n प्लस 1, इसका होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा कितना बोलो, √k by n, यहाँ पर आ जाएगा r कॉमन लेने के बाद 1 by n बचा हुआ रहेगा, n एलसीएम ले लिए, √k माइनस 1 by n आ गया, यहाँ पर कॉमन लेने के बाद प्लस 1 एज इट इज छोड़ दिया हम लोग, तो इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, F0। तो अब हमारा फाइनल जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन देखो क्या आएगा, F इक्वल टू F0 डिवाइडेड बाई रूट अंडर के, सॉरी ये रूट अंडर के होगा, दिस इज रूट अंडर के माइनस 1 बाई n प्लस 1, इसका होल स्क्वायर। तो ये अब हम लोग डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन कैसे दिया रहता है, देखो क्वेश्चन बताते तुम लोगों को। जैसे 2 पॉइंट चार्जेस रखा हुआ था इन एयर, दोनों के बीच का फोर्स कितना है, F0। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में एक मीडियम इंट्रोड्यूस किए, उसका थिकनेस कितना है, दैट थिकनेस विल बी गिवन एज, d का वैल्यू दिया हुआ रहेगा r/2, r/3, r/4 लाइक दिस, इस तरह से कोई वैल्यू दिया हुआ रहेगा और उसका डायरेक्टली कांस्टेंट दे देगा। तो फिर हमसे पूछेगा न्यू फोर्स जो होगा वो कितना होगा बताओ। फॉर एग्जांपल सपोज इनिशियली एयर में फोर्स था F या F0, जो भी है F0 मान करके चलते हैं हम लोग। अब यहाँ एक मीडियम इंट्रोड्यूस करो, इस मीडियम का डायरेक्टली कांस्टेंट हो गया 4 और इसका थिकनेस जो हो गया d का वैल्यू, दिस थिकनेस इज इक्वल टू r/2, दिस थिकनेस इज इक्वल टू r/2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, n का वैल्यू बता दो। यहाँ पर r/n होता था तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 2 है ना। यहाँ पर आप पुट करो न्यू फोर्स कितना होगा। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला यूज करेंगे। न्यू फोर्स कितना होगा, पहले वाला फोर्स एयर के लिए कितना था, F0, ये वैल्यूज दिया हुआ है
वी हैव गॉट द शॉर्टकट फॉर्मूला, n का वैल्यू सिर्फ यहाँ पर पुट करो एंड सॉल्व द आंसर। ठीक है, तो k का वैल्यू कितना है यहाँ पर बताओ, k इक्वल टू 4, k की जगह में 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 2, so it is 2 minus 1 by n, n इक्वल टू 2 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, ऊपर जो था वैसे ही रखो f नॉट, so now it becomes 1 by 2 plus 1 3 by 2, 3 by 2 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा बोलो 4 by 9 f नॉट। तो न्यू फोर्स जो होगा पहले के कंपैरेटिवली कितना हो जाएगा 4 by 9 टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम लोग एक मीडियम इंसर्ट करते हैं कोई भी एक थिकनेस का, उसका थिकनेस कितना होगा, टोटल जो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस अगर r होगा तो ये r by 2, r by 3, r by 4 लाइक दिस, इस तरह का कोई डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा। तो वहां से हम लोग डायरेक्ट n निकाल लेंगे, n का वैल्यू कितना है, n पुट करो, कैलकुलेट करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी तरह का ये क्वेश्चन एक कंडीशन हम दे देते हैं, तुम लोग उसको खुद से ट्राई करना, ये वाला दे रहे हैं हम बता नहीं रहे हैं, लेकिन इसको ट्राई करना फिर आगे बढ़ना। ठीक है, सपोज हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक डायलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किए और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इक्वल टू 9 एंड उसका जो थिकनेस है दैट थिकनेस इज इक्वल टू r by 3। दिस इज सपोज द क्वेश्चन। पहले एयर में दोनों पॉइंट चार्जेस को रखे थे, उसके बीच का फोर्स कितना हो गया बोलो f नॉट, इट इज गिवन। अब एक मीडियम इंसर्ट किए दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में, उस मीडियम का थिकनेस कितना है, टोटल जो डिस्टेंस था उसका 1/3, तो n इक्वल टू यहां से निकल गया हम लोगों का कितना 3 और k का वैल्यू दे दिया है 9, तो यहाँ पर k का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 9। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 by 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 by 3 प्लस 1 इज 5 by 3, उसका स्क्वायर करो, फिर f का वैल्यू कितना होगा यहाँ से पता चल जाएगा। तो दिस इज डायरेक्ट रिलेशन which we have to learn, we have to remember, with the help of which we can directly calculate the force between the 2 point charges in the new condition. Okay, अब ये याद रखना तुम लोग। इसके आगे चलते हम लोग देखो, अच्छा इसमें एक और चीज याद रखना, अगर बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस मेटल सरफेस इंटर करेगा, अगर मेटल कोई भी एक मेटल को इंटर कर देंगे तो मेटल के लिए याद रखना डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ मेटल कितना होता है, द डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ मेटल विल बी इक्वल टू इंफिनिटी, डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ मेटल विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। सो व्हेन k इक्वल टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो q1 q2 बाई इंफिनिटी मींस व्हाट, इट बिकम्स 0। तो अगर 2 पॉइंट चार्जेस को एट सम डिस्टेंस अपार्ट रखते हैं और पूरा थिकनेस के अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम लोग, एक मेटल सरफेस इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो मेटल का डायरेक्टिव कांस्टेंट इंफिनिटी हो जाएगा, तो द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस आल्सो बिकम्स इक्वल टू 0। ठीक है, इस वक्त दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्सन नहीं रहेगा, फोर्स विल वैनिश एट ऑल अगर एक मेटल शीट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना तुम लोग। अब देखो सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन तुम लोगों का AIEEE 2004 का है, AIEEE 2004। क्वेश्चन क्या है देखो, दो स्फेरिकल कंडक्टर्स है B, एक स्फेरिकल कंडक्टर है B, एक स्फेरिकल कंडक्टर है C। These are two spherical conductors B and C having equal radii, दोनों का रेडियस सेम है with a force and carrying equal charges in them, दोनों का चार्ज भी सेम, इसका चार्ज Q, इसका चार्ज भी Q। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग R है, दिस डिस्टेंस इज सपोज R। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा 1 by 4 pi epsilon naught Q into Q by R square। अब हम लोग क्या करें, एक थर्ड स्फीयर को लेकर के आओ, आइडेंटिकल विद B एंड C। ओके, एक थर्ड स्फीयर लिए हम लोग, दिस इज थर्ड स्फीयर आइडेंटिकल विथ B एंड C, ठीक है, बट अनचार्ज। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ला करके टच कर रहे हैं, किसके साथ टच कर रहे हैं, पहले B के साथ टच करो, फिर वहां से हटा लो, फिर C के साथ टच करो एंड देन रिमूव कर दो। पहले B के साथ टच करेंगे, फिर वहां से हटाएंगे, फिर ले आकर के C के साथ टच करेंगे एंड देन रिमूव कर देंगे। तो इसका जो रेडियस है आइडेंटिकल विद B एंड C का मतलब क्या हुआ, इसका जो रेडियस है B और C के रेडियस के साथ सेम है। तो ये पार्ट हम लोग जब कैपेसिटेंस में पढ़ेंगे तब कवर करेंगे, उसमें बता देंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखो कि अगर दो स्फेरिकल कंडक्टर आइडेंटिकल रहा, दोनों का रेडियस सेम रहा, जैसे दोनों को टच करेंगे व्हाट विल हैपन, देयर विल बी शेयरिंग ऑफ चार्ज। रेडियस सेम है, टच करने के बाद पोटेंशियल सेम हो जाएगा, कैपेसिटेंस सेम है, तो दोनों का चार्ज भी सेम हो जाता है। ये ऑलवेज याद रखना, जैसे दो चार्ज कंडक्टर को आइडेंटिकल स्फीयर हैविंग सेम रेडियाई अगर टच करते हैं तो फाइनली दोनों का चार्ज भी सेम हो जाता है।
ओके, वो चार्ज कितना हो जाएगा, इन दोनों का इनिशियली जो जो चार्जेस था उसका एवरेज होगा। दैट मींस एक का अगर Q1 है दूसरा का अगर Q2 है तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। दिस विल बी द चार्ज ऑफ ईच स्फीयर व्हेन दे आर कनेक्टेड इफ दे आर आइडेंटिकल। अगर रेडियस अलग होता है तब चार्ज इक्वली एवरेज नहीं होता है, उस वक्त दोनों का चार्ज अलग अलग हो जाएगा, उसको हम लोग कैपेसिटेंस में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो पहले ला करके इसके साथ टच करते हैं, ये अनचार्ज है, इसका मतलब इसका चार्ज कितना है बोलो, अनचार्ज मतलब इसका चार्ज कितना है, 0 है। ये 0 ला करके जब इसके साथ टच करेंगे तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, आफ्टर टचिंग बी के साथ पहले टच करो तो इसका चार्ज हो गया कितना, Q/2। ठीक है, कैसे, इसका 0 था इसका Q था, तो Q और 0 का एवरेज कितना हो जाएगा, 0 प्लस Q डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू Q/2। तो अब इसके अंदर भी चार्ज कितना आ जाएगा बोलो, इसके अंदर भी चार्ज आ जाएगा कितना, Q/2 आ जाएगा। दोनों के अंदर चार्ज इक्वल हो जाता है, एवरेज चार्ज हो जाता है। अब फिर उसको ला करके हम लोग टच करते हैं किसके साथ, C के साथ। पहले B के साथ टच किए थे ना, अब C के साथ टच करो तो C के अंदर पहले चार्ज कितना था बोलो, Q। अब A जिसको ला करके इसके साथ टच कर रहे हैं, इसके अंदर अभी चार्ज कितना आ गया है, इसके साथ टच करने के बाद Q/2। तो इसमें अभी कितना चार्ज हो जाएगा बोलो, Q/2 प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3Q/4। तो अब A को रिमूव कर लिया हम लोग। अब ये चार्ज को क्या कर रहे हैं, दिस इज सपोज A, ये A था, इस A को हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं। अनचार्ज था, B के साथ टच किए फिर हटाए, C के साथ टच किए फिर इसको रिमूव कर दो। नाउ द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, इन दोनों के बीच में अभी जो फोर्स है वो फोर्स कितना होगा बताओ। तो न्यू फोर्स जो है सपोज F1, दिस इक्वल टू वी कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। डिस्टेंस इज नॉट चेंज, जो था पहले वही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया बोलो, Q/2 इंटू 3Q/4 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो इट बिकम्स 3/2 इंटू 4 8, 3/8 आगे कर लो और बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई R स्क्वायर विच इज एज बिफोर ना, पहले की तरह है। तो यहाँ पर F लिख देंगे हम लोग। तो न्यू फोर्स कितना हो जाएगा बोलो, 3/8 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस फोर्स। पहले जो फोर्स था उसका 3/8 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो इस तरह का भी क्वेश्चन देता है, एक अनचार्ज कंडक्टर को लेकर के आए, इसके साथ टच किए फिर यहाँ से हटा करके फिर इसके साथ टच किए, टच करने के बाद फिर उसको रिमूव कर दिए। तो पहले जो फोर्स F था अभी न्यू फोर्स कितना हो जाएगा, तो इन दैट केस वी कैन राइट द न्यू फोर्स विल बी इक्वल टू 3/8 टाइम्स ऑफ F। ठीक है, सिमिलरली देखो इस तरह का एक और क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन दे देता है तुम लोगों को, सेम टाइप एक क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्जेस है, दीज आर 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस है। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस, एक का वैल्यू दिया हुआ है +3 माइक्रोकूलम, दिस वन इज +3 माइक्रोकूलम एंड द अदर वन इज गिवन एज +8 माइक्रोकूलम, दिस वन इज गिवन एज +8 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम व्हेन दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस r, दिस डिस्टेंस इज r, फोर्स F इक्वल टू 40 न्यूटन दिया हुआ है, दिस फोर्स इज 40 न्यूटन। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर एडिंग -5 माइक्रोकूलम चार्ज टू ईच ऑफ देम। If -5 माइक्रोकूलम चार्ज is added to each of them, then न्यू फोर्स कितना होगा, न्यू फोर्स कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है यहां पर देखो, ये ऑप्शन जो दिया हुआ है, these options are -10, बी दिया हुआ है +10 न्यूटन, सी ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा +20 न्यूटन एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है -20 न्यूटन। विच वन विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहां से हम लोग F का फॉर्मूला लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 हो गया तुम्हारा 3, Q2 हो गया 8 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो दिस फोर्स इज गिवन, ओके, F दिया हुआ है, वो हम लोग बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो अगर ईच चार्ज में -5 माइक्रोकूलम ऐड करते हैं, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इफ -5 माइक्रोकूलम इज एडेड
to each of the charges, then what will happen? इसमें -5 माइक्रोकूलम दो, तो -5 और यहाँ था कितना +3, तो ऐड करने से -2 माइक्रोकूलम चार्ज रहेगा। और इसके अंदर अगर हम लोग -5 माइक्रोकूलम चार्ज देते हैं तो दूसरे वाले कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना रहेगा बताओ? इट बिकम्स +3 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस इज सेम, इट हैज नॉट बीन चेंज, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है। तो अभी जो न्यू फोर्स होगा, दिस न्यू फोर्स इज सपोज F1, तो F1 इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R²। तो ये F1 हमको मालूम करना है, दिस वन इज गिवन, F दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दो, F1 को 1 से डिवाइड कर दो, तो बचेगा क्या हम लोगों का? बाकी सब कैंसिल हो जा रहा है। देखो क्या बच रहा है, 2/3, यहाँ रह रहा 3/8, तो 3 कैंसिल, ये भी कैंसिल, 1/4, तो F1 इक्वल टू F/4। F का वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पर से देखो, F इज गिवन एज 40 न्यूटन डिवाइडेड बाई 4, कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर स्केलर क्वांटिटी भी आएगा, वेक्टर क्वांटिटी भी आएगा, तो जनरली याद रखना कभी भी कोई वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज को भी साइन इक्वेशन में नहीं पुट करते हैं। इन केस ऑफ कैलकुलेटिंग एनी स्केलर क्वांटिटी, चार्ज को हमेशा भी साइन इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव साइन के साथ, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन के साथ। बट फॉर कैलकुलेटिंग एनी वेक्टर क्वांटिटी जस्ट एज फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब के लिए हम लोग चार्ज का साइन इक्वेशन में पुट नहीं करते हैं। ठीक है, तो चार्ज का साइन वहां पर हम लोगों को पुट करने का जरूरत नहीं है, उसके लिए हम लोग को डायरेक्शन दिखाना पड़ता है। बट कभी कभी देखोगे एक्सेप्शनल टाइप का ऑप्शन दे देता है, दैट ऑप्शन इज जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दे दिया हुआ, देखो तुम्हारा फोर्स आया कितना 10 न्यूटन, और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है -10 न्यूटन, +10 न्यूटन, +20 न्यूटन, -20 न्यूटन, यानी सेम ऑप्शन एक प्लस दिया हुआ एक माइनस दिया हुआ है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब होता है? फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, साइन तो नहीं रहना चाहिए था, लेकिन अगर साइन हो तो याद रखना वो चीज प्लस माइनस साइन वहां पर नेचर ऑफ द फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, नेचर ऑफ द फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर दो अनलाइक चार्जेस है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो उस वक्त फोर्स का नेचर हो जाता है नेगेटिव। फोर्स नेगेटिव का मतलब होता है नेचर ऑफ द फोर्स इज अट्रैक्टिव। फोर्स पॉजिटिव अगर आता है तो नेचर ऑफ द फोर्स हो जाएगा रिपल्सिव। ओके, जैसे हम लोग देखो यहाँ पर चार्ज अगर पुट करते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव रहा या दोनों नेगेटिव रहा तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो दोनों सेम नेचर का चार्ज रहने तो उन दोनों के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो अगर F का वैल्यू पॉजिटिव आया तो ये याद रखना, F अगर पॉजिटिव आया, F पॉजिटिव, इसका मतलब होता है रिपल्सन। अगर F का वैल्यू नेगेटिव आया तो नेगेटिव कब आएगा? प्रोडक्ट, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में कभी रिपल्सन नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है। तो F नेगेटिव जब आएगा तो उससे हम लोग नेचर ऑफ द फोर्स क्या याद रखेंगे? दिस इज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो रिपल्सिव और रिपल्सन, अट्रैक्टिव और अट्रैक्शन कब होता है याद रखेंगे। F अगर साइन दिया हुआ रहा तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है याद रखना। पॉजिटिव साइन का मतलब होता है रिपल्सिव इन नेचर, नेगेटिव साइन का मतलब होता है अट्रैक्टिव इन नेचर। अब यहाँ देखो तुम लोग, दो चार्ज पार्टिकल जो हम लोग फाइनली मिला था, -5 माइक्रोकूलम ऐड करने के बाद एक नेगेटिव मिला एक पॉजिटिव मिला, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगा। अगर अट्रैक्शन होता है तो यहाँ से बता दो अट्रैक्शन के लिए F का साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो आएगा 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड होगा, बट नेचर वाइज इट विल बी नेगेटिव बिकॉज अट्रैक्शन हो रहा है। तो करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू -10 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह का कभी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हम लोगों को प्लस माइनस साइन फोर्स के लिए, अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए, तो उसका नेचर को रिप्रेजेंट करता है। जनरली फोर्स का नेचर को रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव रहने से रिपल्सिव नेचर होगा और माइनस रहने से अट्रैक्टिव नेचर होता है। ओके, अब देखो दो फोर्सेस के लिए अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स अगर हम लोग को फाइंड करने के लिए दे देगा, एक से ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहा है किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो उस वक्त हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए वी हैव टू यूज द रिजल्टेंट फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फाइंड करने का वेक्टर का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। एक स्पेशल फॉर्म है रिजल्टेंट के लिए, ये तुम लोगों को बता दे रहे हैं। अगर दो वेक्टर है, इसको बहुत जगह हम लोग यूज करेंगे, बहुत जगह इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करेंगे, वेक्टर में तो यूज करते ही है। यहाँ पर वेरी स्पेशल फॉर्मूला याद रखना। अगर दो फोर्सेस रहता है, दो वेक्टर से हैविंग मैग्नीट्यूड P, फोर्स भी रह सकता है, यहाँ जनरली फोर्स ही रहेगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। दो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड रहेगा। हम इन जनरल बोलते हैं कि दो वेक्टर्स P है,
acting from the same point O, having equal magnitude same है, but they are acting in two different directions, such that the angle between the two vectors is theta. So one thing we know, that the resultant of the two vectors will bisect the angle between the two vectors. If the two vectors are of equal magnitude. Number one, ठीक है, ठीक बीच से चला जाएगा. ये हो गया रिजल्टेंट. अब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज गिवन बाय r इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस 2p इंटू cos थीटा. उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको क्या मिलता है, दिस इज इक्वल टू 2p cos थीटा बाई 2. तो दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला दैट वी हैव टू रिमेंबर. अगर दो वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, कभी भी ये वेक्टर में भी जरूरत पड़ेगा, वेक्टर के अलावा पूरा फिजिक्स के अंदर बहुत जगह यूज होता है, तो ये हमेशा याद रखना तुम लोग. अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, acting from the same point in two different direction making an angle theta, then the resultant is directly written as 2p cos theta by 2. ओके. अब यहाँ से तीन कंडीशन आता है. देखो तीन कंडीशन क्या क्या है. अगर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा तब क्या होगा. दूसरा कंडीशन है अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तब क्या होगा. तीसरा कंडीशन है अगर थीटा का वैल्यू 120 डिग्री होगा तब क्या होगा. ये थ्री कंडीशंस के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस आता है फॉर टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. तो ये हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे इसका कंडीशंस क्या आ रहा है. देखो बहुत जगह इस्तेमाल करेंगे हम लोग. जैसे यहाँ पर देखो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, पुट करो cos 60 डिग्री बाई 2 दैट इज cos 30 डिग्री विच इज इक्वल टू √3 बाई 2. 2 कट जाता है, तो यहाँ से r का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे √3 टाइम्स ऑफ p. दो वेक्टर अगर p और p दिया हुआ रहेगा, डायरेक्ट रिजल्टेंट को क्या कर देंगे हम लोग, √3 टाइम्स ऑफ p. ओके. अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ हो तब क्या आएगा बताओ. 90 बाई 2 मीन्स 45 डिग्री. cos 45 डिग्री 1 बाई √2, एक √2 कैंसिल कर दो तो इट बिकम्स √2 टाइम्स ऑफ p. तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट इज √2 टाइम्स ऑफ p. अगर दो वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, उन दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है, रिजल्टेंट डायरेक्टली वी कैन राइट √2 टाइम्स ऑफ p. ओके. और अगर 120 डिग्री एंगल रहा तब क्या आएगा बताओ. 120 बाई 2 मीन्स cos 60. cos 60 का वैल्यू बता दो 1 बाई 2. 2 और 2 कट जाता है तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, √1 टाइम्स ऑफ p. √1 टाइम्स ऑफ p जनरली वी कैन राइट इक्वल टू p. तो कभी भी देखना दो वेक्टर के बीच में ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, बहुत जगह आएगा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन. दो वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड अगर एक्ट कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, तो द रिजल्टेंट विल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टू. दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, एकदम बीच से जाएगा. उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2p cos थीटा बाई 2. दिस इज अ जनरल फार्मूला. स्पेशल केसेस आर अगर थीटा का वैल्यू 120 डिग्री हुआ तो r का वैल्यू डायरेक्ट p के बराबर हो जाएगा. ठीक है. अगर थीटा का वैल्यू सपोज 90 डिग्री हुआ तो r का वैल्यू √2p के बराबर हो जाएगा. अगर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हुआ तो r का वैल्यू √3 टाइम्स ऑफ p हो जाएगा. ये हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे. एज फॉर एग्जांपल सपोज ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. दिस इज सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके. तो इसके तीन वर्टिसेस के ऊपर 3 चार्जेस रखा हुआ है, A, B एंड C. यहां पर भी एक चार्ज रखो Q, यहां पर भी चार्ज रखो Q, यहां पर भी चार्ज रखो Q. इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द 3 वर्टिसेस. अगर तुमसे पूछा व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू द अदर 2 चार्जेस, बाकी दोनों की वजह से किसी के ऊपर फोर्स कितना एक्ट करेगा, तो इस साइड हम लोग मान लेते हैं, दिस ईस्ट साइड इज सपोज A मान लो A. ये वाला चार्ज पार्टिकल एज ऑल 3 चार्जेस आर आइडेंटिकल. देखो ये चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर यहां फोर्स अप्लाई करेगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर. और ये वाला चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स कहां अप्लाई करेगा बोलो, इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर. तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आया ना, F, ये भी F. अब बताओ रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा बोलो, रिजल्टेंट फोर्स ठीक इन दोनों के बीच से जाएगा. क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अंदर का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना आएगा 60 डिग्री. तो रिजल्टेंट हम लोग अब डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, कितना हो जाएगा बोलो, 60 डिग्री रहेगा. तो ये कंडीशन यूज करेंगे तो इट बिकम्स √3f. डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखेंगे. तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज इज इक्वल टू √3f. f का वैल्यू कितना था पुट कर दो, दिस इज इक्वल टू √3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर. ऐसे डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली सपोज
एक स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, ये सपोज एक स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 वर्टेक्स पर 4 आइडेंटिकल चार्जेस रख दो, 4 आइडेंटिकल चार्जेस रख दो। अब यहां से अगर तुमको बोलता है किसी एक चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट करेगा ये निकालो, किसी एक चार्ज के ऊपर, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, इन दोनों चार्जेस के बीच में बोलो, एज ऑल द चार्जेस आर आइडेंटिकल, तो सब क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये चार्ज इसको क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। दिस फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई, इस साइड हम लोग मान लेते हैं इसका क्या मानोगे, ए मान लो, स्क्वायर का इस साइड ए मान लो, तो क्या हो जाएगा बोलो, क्यू इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर। ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, क्यू इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर, तो ये भी एफ होगा ना। अब इसके लिए बताओ, एकदम बीच से आएगा, ठीक है, यहां से एकदम बीच से चला जा रहा है, मतलब इन दोनों के बीच से एकदम जाएगा, ये एंगल भी 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बता दो इसका, ये अगर ए है, ये ए है, तो ये तो डायगोनल हो गया, कितना लिखेंगे हम लोग, √2a, है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, यहाँ पर जो फोर्स होगा, दिस फोर्स इज सपोज F1, तो ये F1 का वैल्यू क्या लिख रहे हैं, देखो हम यहाँ पर दिखला रहे हैं, ये F1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई डिस्टेंस स्क्वायर, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू Q इंटू Q बाई √2a का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बताओ, तो 2a स्क्वायर आएगा ना, ठीक है, समझ आ रहा है। तो आप बताओ यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई ए स्क्वायर, यही तो f माने थे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर Q इंटू Q बाई ए स्क्वायर की जगह में f लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो जाएगा, f/2। ओके, समझ में आया। तो अब बोलो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स हम लोग यहां से लिखते हैं, देखो इसको रब कर देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला बताओ, ये एफ है, ये भी एफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट इन दोनों के एकदम बीच से जाएगा ना, एफ और एफ के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या लिखेंगे बताओ, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू √2f, और F1 पहले से यहां पर है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज ड्यू टू द अदर 3 चार्जेस विल बी इक्वल टू F1 प्लस √2f, F1 प्लस √2f, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q ड्यू टू अदर 3 चार्जेस, बाकी तीनों के लिए मिला करके कितना आ जा रहा है बताओ, तो √2f प्लस f/2, F1 का वैल्यू कितना आ रहा था, f/2 आ रहा था ना, F1 की जगह में लिख दी f/2, √2f पहले से था, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ f कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 1/2, एल्सियम ये कितना आ गया, 2√2 प्लस 1/2 इंटू f, f का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये यहाँ पर बिठा दो, तो तुम्हारा फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। So this is the force acting on any one charge due to the other 3 charges if the identical charges are placed at the 4 corners of the square। ठीक है, तो हम लोग को रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए जो है वो जो 3 कंडीशन बताए, देखो उस 3 कंडीशन के ऊपर अप्लाई करके रिजल्टेंट हम लोग कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एंगल सिर्फ याद रखोगे, 60 डिग्री के लिए क्या होगा, 90 डिग्री के लिए क्या होगा, और 120 डिग्री के लिए क्या होगा। 60 डिग्री रहा तो डायरेक्ट √3 टाइम्स ऑफ p कर देंगे, 90 डिग्री रहा तो क्या करना पड़ेगा बताओ, √2 टाइम्स ऑफ p कर देंगे, और 120 डिग्री रहा तब तो कोई बात ही नहीं है, √1 टाइम्स होता है, √1 का मतलब सिर्फ 1 नहीं लिखना है, p के बराबर डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। सपोज एक क्वेश्चन इस तरह का है, एक स्क्वायर लेते हैं हम लोग, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर अब 4 आइडेंटिकल चार्जेस नहीं रखते हैं, अपोजिट कॉर्नर्स पर आइडेंटिकल चार्जेस रखते हैं। से 2 आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द अपोजिट कॉर्नर and remaining 2 other identical charges are placed on the other 2 corners. In that case, एक स्क्वायर है, इस साइड मान लो a, इस साइड a दिया हुआ है, ठीक है, इस अपोजिट कॉर्नर्स पर चार्ज रखते हैं हम लोग q, यहां पर भी रखते हैं Q, कैपिटल Q, और रिमेनिंग अदर 2 कॉर्नर्स पर चार्ज रखते हैं हम लोग स्मॉल q, स्मॉल q। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है देखो,
if net force acting on capital Q is 0, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल क्यू अगर 0 होगा तो वहां से तुमसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देन कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना होगा, ये बताओ। सेम चीज अगर पूछा तुम लोगों से इफ द नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू इज 0, तब कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना होगा। स्मॉल क्यू के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, तब कैपिटल क्यू का बाय स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना होगा। और अगर कैपिटल क्यू के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तब फिर कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना होगा। सपोज ये क्वेश्चन तुम्हारा आया था AIEEE में 2000 में शायद आया था, 2000 में देखना ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा। तो इसका एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन क्या है हम लोग समझेंगे। यहां से देखो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर -2√2, इसका वैल्यू दिया हुआ है -2√2, बी दिया हुआ है तुम्हारा -1, सी ऑप्शन दिया हुआ है +1 और डी ऑप्शन सपोज दिया हुआ है इसका -1/√2, -1/√2। तो सबसे पहले एक चीज बताओ कि ये दोनों चार्जेस इसके ऊपर क्या करेगा, ये चार्जेस इसके ऊपर क्या करेगा, ये चार्ज इसके ऊपर क्या करेगा। सपोज ये वाला और ये वाला तो आइडेंटिकल चार्ज हो गया, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा बताओ। ये चार्ज इसको तो ऑब्वियसली रिपेल करेगा बिकॉज दिस टू चार्जेस आर आइडेंटिकल, दोनों कैपिटल क्यू है। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, इस फोर्स को हम लोग मान लेते हैं F1, दिस फोर्स इज सपोज F1, ठीक है। तो अब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 उसी वक्त होगा जब ये दोनों चार्जेस इसको अट्रैक्ट करेगा, यहां पर ये अट्रैक्ट करेगा, यहां पर ये अट्रैक्ट करेगा, है ना। इसका अट्रैक्शन यहां होगा, इसका अट्रैक्शन यहां होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट ये बैलेंस करेगा, तभी इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो सकता है। नंबर 1 थिंग, अगर ये दोनों चार्जेस भी सेम नेचर का होता तो ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में चला आएगा। इन दैट केस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल क्यू कैन नेवर बी इक्वल टू 0, कभी भी नहीं हो सकता है। तो नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इक्वल टू 0 होने के लिए सिर्फ मेरे पास एक कंडीशन ये होना चाहिए कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का नेचर अपोजिट होना चाहिए, नेचर अपोजिट होना चाहिए। इसका मतलब कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का जो रेशियो आएगा उसमें एक माइनस साइन जरूर रहेगा। इसीलिए देखो ऑप्शन में यहाँ भी माइनस दिया हुआ, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, अपोजिट नेचर की वजह से। यहाँ ये नहीं दिया हुआ तो ये तो होगा ही नहीं, इन तीनों में से कोई एक होगा। कौन सा होगा हम लोग देखते हैं। चलो ये फोर्स सपोज F होता है, F इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग बताओ, 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई A²। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कितना होगा, 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई A²। तो ये भी F हो गया, ये भी F हो गया। अब डायरेक्ट बता दो यहाँ पर रिजल्टेंट कितना लिखेंगे हम लोग, ये F है, ये F है, अंदर का एंगल 90 डिग्री है, रिजल्टेंट एकदम 20 से जाएगा, कितना हो जाएगा √2F, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज 0, तो ऑब्वियसली दिस टू अपोजिट फोर्सेस विल बैलेंस ईच अदर, है ना। तो यहाँ पर अपोजिट फोर्सेस को बैलेंस कर दो, F1 इक्वल टू कितना आ जाएगा √2F। तो F1 का वैल्यू लिखो, F1 क्या था, इन दोनों के बीच में रिपल्सन, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना होगा √2A, ये डिस्टेंस कितना था बताओ, दिस इज इक्वल टू √2A, ये A है, ये है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हम लोग जानते हैं √2A होता है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2A² इक्वल टू √2 इंटू F। F का वैल्यू बता दो यहाँ पर 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई A²। तो यहाँ से 1/4πε0 कैंसिल आउट हो जाएगा, A² कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल क्यू कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू कितना होगा बताओ, 2 यहाँ चला जाएगा, 2√2 होगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड। नाउ व्हाट अबाउट द साइन, साइन दोनों का क्या आया था अपोजिट, वो साइन भी यहाँ पर डायरेक्ट आ जाता अगर हम लोग क्या करते, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल क्यू विल बी इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, इसका भी अगर हम लोग को नेचर सपोज अगर नहीं पता है तो ये भी हम लोग मान लेते हैं रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है, तो इसका रिपल्सन इधर, इसका रिपल्सन इधर, नेट फोर्स का डायरेक्शन यहाँ होगा। टोटल फोर्स कितना होगा F1 प्लस √2F, F1 प्लस √2F को ऐड करेंगे कितना होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए।
तो कोई एक को उस तरफ ले जाएंगे, ले आके सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस आ जाएगा। लेकिन पहले से हम लोग समझ गया है कि नेट फोर्स 0 कब होगा, जब एक इन दोनों का नेचर ऑपोजिट होगा, तो फिर से उसको हमको कंसीडर करने का जरूरत नहीं है। यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस साइन दे देंगे। माइनस साइन का मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन। ठीक है, ये हम निकाले किसके लिए, कैपिटल क्यू के ऊपर अगर नेट फोर्स 0 होता है तो कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना आएगा, -2√2 होगा। अब तुम्हारा काम क्या है, इसको तुम लोग खुद से करोगे। अगर स्मॉल क्यू के ऊपर नेट फोर्स 0 होता है तो फिर कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना आएगा। इट इज योर जॉब टू कंप्लीट इट। ठीक है, यहाँ पर इसको रोकना, रोक करके पहले उसको खुद से कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करके फिर आगे बढ़ना। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखलाते हैं तुम लोगों को। अगर दो चार्जेस को हम लोग एट सम डिस्टेंस अपार्ट रखेंगे, व्हेन टू चार्जेस आर केप्ट एट सम डिस्टेंस अपार्ट, तो दीज टू चार्जेस depending upon the nature of the charges, if they are of same nature, they will repel each other. दोनों अगर पॉजिटिव है, दोनों अगर नेगेटिव है, तो वो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को लेकर के आओ, एक साथ ला करके टच कर दो, ये टच किए एंड वापस वहीं पर ले आकर के रख दो। या फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किए, कनेक्ट करने के बाद अब वायर को रिमूव कर लो। तो जब वायर को रिमूव कर लेंगे, दे आर केप्ट एट द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस इज नॉट चेंज, नाउ द नेचर ऑफ द फोर्स विल चेंज। फॉर एग्जांपल, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। जैसे ही दोनों को ला करके टच करोगे, अगर दोनों आइडेंटिकल हुआ, आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ, दोनों का नेचर सेम होगा, सॉरी दोनों का रेडियस सेम होगा। आइडेंटिकल का मतलब दोनों का रेडियस सेम होता है। तो जैसे हम लोग टच करेंगे, टच करने के बाद शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा, दोनों का चार्ज कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कितना चार्ज होगा, एवरेज ऑफ द इनिशियल चार्जेस, इनिशियल जो भी चार्जेस था दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2। ओके, दोनों का चार्ज सेम हो गया, वापस रख दो वहां पर। तो अब दोनों का चार्जेस क्योंकि आइडेंटिकल हो गया है, दे विल रिपेल ईच अदर। पहले दोनों पॉजिटिव था, रिपेल कर रहा था, अभी भी रिपेल करेगा, डजंट मैटर। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ये देता है, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉजिटिव है +20, ये नेगेटिव है -10, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अभी अट्रैक्ट कर रहा है। नेचर ऑफ द फोर्स क्या है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब हम लोग दोनों को एक साथ ला करके टच किए, दे आर आइडेंटिकल चार्जेस, दैट मींस देयर रेडियस आर सेम। जैसे ही टच करोगे, टच करने के बाद क्या होगा बताओ, शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा, दोनों का चार्ज सेम हो जाएगा। दोनों का चार्ज कितना होगा, इन दोनों का एवरेज हो जाएगा। एवरेज निकालो, एवरेज निकालते वक्त इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव ऐड करोगे, डिवाइडेड बाई 2, विद साइन ऐड करेंगे। चार्ज क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज को भी साइन पुट करना पड़ता है। +20 -10 कितना हो गया, +10 डिवाइडेड बाई 2 +5। तो अब दोनों का चार्ज कितना हो गया, +5 ठीक है। तो अब नेचर ऑफ द फोर्स बताओ, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। पहले क्या हो रहा था, अट्रैक्शन, अभी क्या हो रहा, रिपल्सन। तो ये याद रखोगे, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन जैसे ही दोनों को टच करोगे, इफ दे आर आइडेंटिकल, दोनों का चार्ज आइडेंटिकल हो जाएगा, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड साइन आल्सो। तो नाउ दे विल रिपेल ईच अदर, now they will repel each other, and the magnitude of the force in this case, the magnitude of the force between these two charges will decreases and as compared to the previous force, in compared to the previous force, or as compared to the previous force। पहले जो फोर्स था कितना था, सपोज अट्रैक्शन था, F था, अभी जो फोर्स होगा F1 वो F से कम हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों का नेचर सेम होता, दोनों पॉजिटिव होता, दोनों पॉजिटिव है, दोनों के अंदर क्या हो रहा है, ये +20, देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस कम हो जा रहा है। पहले हम लोग फोर्स निकालते तो कितना लिखते बोलो तो 20 × 10/r², अभी क्या लिखेंगे 5 × 5/r²। तो प्रोडक्ट कम हो गया ना, प्रोडक्ट कम होने की वजह से फोर्स भी कम हो जाता है। ओके, लेकिन अगर ऐसा होता, ये +20 ये +10, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन कितना होगा, 20 × 10/r², 1/4πε0 रहेगा। अब दोनों को टच करो, टच करने के बाद दोनों का चार्जेस कितना हो जाएगा बताओ, 20 + 10 30/2, दैट इज इक्वल टू +15 दे आर केप्ट एट द सेम डिस्टेंस। वापस वहीं रख दो, अभी भी रिपल्सन हो रहा है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताओ, 15 × 15 डिवाइड बाई r²। पहले था 20 × 10 200, अभी 15 × 15 कितना होगा 225, दैट मींस न्यू फोर्स इज नाउ इंक्रीजेस।
न्यू फोर्स जो वैल्यू होगा इंक्रीज कर जाएगा। तो ये याद रखना तुम लोग कि अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज को टच करते हैं, वापस वहीं रख देते हैं, तो पहले अट्रैक्ट कर रहा था, बाद में रिपेल करने लगेगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, पहले वाले के कंपैरेटिवली कम हो जाता है। ठीक है, अगर दोनों का सेम नेचर का चार्जेस है, सेम नेचर का, इनिशियली दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, टच किए, वापस रख दिए, अभी भी रिपेल करेगा, लेकिन अभी चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, दोनों के बीच का जो रिपल्सन होगा, रिपल्सन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो यहां से एक क्वेश्चन देता है, क्या क्वेश्चन देता है, पहले दोनों के बीच में अट्रैक्शन कितना हो रहा था, वो फोर्स दिया हुआ रहेगा, अभी दोनों के बीच में जो न्यू फोर्स हो रहा है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल नेचर ऑफ द चार्जेस। ठीक है, तो न्यू फोर्स या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो बढ़ के कितना हो गया या घटा तो घट के कितना हो गया, ये दे देगा और तुमसे पूछता है कि वो दोनों चार्जेस का वैल्यू बता दो, दोनों चार्जेस का वैल्यू बता दो। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल देखो, दो आइडेंटिकल स्फीयर्स है हैविंग पॉजिटिव चार्जेस, दोनों का पॉजिटिव चार्ज है, ये स्फीयर है, ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल बोल देगा तो ही दोनों का चार्ज एवरेज लेंगे हम लोग, आइडेंटिकल अगर नहीं दिया हुआ रहा, दोनों का रेडियस अलग अलग होगा, तो टच करने के बाद दोनों का चार्जेस सेम नहीं होता है, दोनों का चार्जेस अलग होता है, ये हम लोग कैपेसिटेंस में पढ़ेंगे, वहां पर कितना चार्ज होगा वो बतलाएंगे तुम लोगों को। यहाँ पर आइडेंटिकल ही दिया हुआ होगा, याद रखना, ये पॉजिटिव है प्लस Q1, ये पॉजिटिव है प्लस Q2, तो इन दोनों के बीच में सम डिस्टेंस है, दे आर रिपेलिंग ईच अदर विद अ फोर्स, ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग R, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है विद अ फोर्स F, ये F कितना होगा, दिस फोर्स इज गिवन एज 8 into 10 to the power minus 3, 8 into 10 to the power minus 3 न्यूटन। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से आइदर कनेक्ट कर दो, फिर वायर को हटा दो, या फिर दोनों को एक साथ लाओ, ला करके टच करो, फिर वापस वहीं पर रख दो। ठीक है, यह है बिफोर टचिंग, बिफोर कनेक्टिंग और बिफोर टचिंग, यह है आफ्टर टचिंग और आफ्टर कनेक्टिंग, आफ्टर कनेक्टिंग भी बोल सकता है और आफ्टर टचिंग भी बोल सकता है। ठीक है, टच करने के बाद वापस वहीं रख देंगे हम लोग, आफ्टर टचिंग। तो एक एक का चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, ये भी कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। नाउ डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, जो था डिस्टेंस वही था, वही रहेगा, बट न्यू फोर्स, पहले वाले फोर्स से क्या बताएं, अभी दोनों अगर नेचर सेम होता है तो न्यू फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है पहले वाले से ज्यादा हो जा रहा है ना, तो पहले वाला का मैग्नीट्यूड क्या था, F था, अभी आ गया तुम्हारा F1, तो ये F1 का वैल्यू दिया हुआ होगा, जैसे यहां पर दिया हुआ है, देखो पहले कितना था 8 into 10 to the power minus 3 न्यूटन, अभी हो गया 9 into 10 to the power minus 3 न्यूटन, 9 into 10 to the power minus 3 न्यूटन न्यू फोर्स। तो तुमको बोलेगा ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड निकालो, Q1 और Q2 का वैल्यू निकालो, तो Q1 और Q2 का अगर वैल्यू निकालने जाएंगे हम लोग, तो अभी यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, क्या आएगा बोलो तो, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 बाई 2 इंटू Q1 प्लस Q2 बाई 2, इसका होल स्क्वायर, इंटू करेंगे तो होल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करके बनाते चले जाएंगे, कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाता है, इतना लेंथी क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में अगर मिल गया तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेशन करते 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 एटलीस्ट 5 मिनट तो मिनिमम चला जाएगा तुम लोगों का। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जो हमारे पास जो टारगेट है हमारा, हर क्वेश्चन का टारगेट क्या रहता है, 30 सेकंड के अंदर हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एग्जाम में जो टारगेट एक क्वेश्चन के लिए टाइम मिलेगा वो 1 मिनट का टाइम रहेगा, लेकिन हमारा मोटिव क्या है कि हर क्वेश्चन को हम लोग टारगेट लेकर के चलेंगे, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है। कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, कुछ क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसका कैलकुलेशन करने में हम लोग को ज्यादा टाइम लग सकता है, बट जनरली हम लोग हमेशा इस तरह से चलते हुए रहेंगे कि हमारा टारगेट होगा हर क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉर्ट आउट करना है, उसके बाद हम लोग पास आउट कर देंगे दूसरे क्वेश्चन में। ओके, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखो अगर मान लो तुमको दिया हुआ F1 का वैल्यू n टाइम्स ऑफ F हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ F हो जाएगा, n इज ग्रेटर देन 1, F1 जो वैल्यू आएगा पहले वाले से ज्यादा आएगा, कितना ज्यादा आया, n टाइम्स ऑफ F, n का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तो फिर
Q1 और Q2 का वैल्यू कितना आएगा, Q1 और Q2 का वैल्यू कितना आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेंदी मेथड में नहीं जाएंगे हम लोग। Q1 और Q2 का वैल्यू क्या आता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं, ये याद कर लो। जब भी क्वेश्चन आएगा इससे सॉर्ट आउट करना तुम लोग। Q1 बाई Q2 ये रेशियो आएगा तुम्हारा √n प्लस √n माइनस 1 √n माइनस √n माइनस 1। समटाइम्स ये तो दोनों क्वेश्चन बनेगा। देखो दोनों क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, समटाइम्स ऐसा होता है कि F1 और F2 का वैल्यू दे देता है, ठीक है, इनका वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, पुट करेंगे, दो चार्जेस का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा या दो चार्जेस का रेशियो निकालने के लिए बोलेगा, दोनों यहां से मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दो चार्जेस का वैल्यू दिया हुआ रहता है, Q1 का वैल्यू दे दिया, Q2 का वैल्यू दे दिया। पहले दोनों के बीच में फोर्स कितना था, सपोज F, न्यू फोर्स कितना होगा से F1, न्यू फोर्स इज सपोज F1, तो वो न्यू फोर्स और पहले वाला फोर्स का रेशियो फाइंड करने के लिए दे देता है। उस वक्त Q1 और Q2 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे। Q1 और Q2 का वैल्यू दे दिया, इन दोनों का रेशियो कितना होगा, F1 बाई F इक्वल टू n होगा ना, तो n का ही वैल्यू निकालना है। तो ये दोनों दिया हुआ रहेगा तो n निकालने बोलेगा, और n दिया हुआ रहेगा तो Q1 Q2 का वैल्यू निकालने बोलेगा। ये डायरेक्ट याद कर लो, क्वेश्चन फॉर्मूला याद कर लो, शॉर्ट ट्रिक है। वैल्यू n का पुट करेंगे, आंसर Q1 और Q2 का निकल जाएगा। कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, हम लोगों को उतना लेंथी मेथड में जाने का जरूरत नहीं है। ओके, एग्जाम में हम लोगों को टाइम बचाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहां से बता दो F1 बाई F वही तो n होगा, तो F1 बाई F डिवाइड करके देखो तो कितना आता है, ये F1 है ये F है, डिवाइड करने से हमको क्या मिलेगा 9/8। दिस इज द वैल्यू ऑफ n, यही तो n है। तो Q1 और Q2 का वैल्यू कितना होगा, यहां से पुट करो, निकालो। ये फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला है, इसको यूज करेंगे हम लोग। डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करो, कितना आता है बताओ, n की जगह में पुट कर दो 9/√8, 9/√8, तो 9 के लिए स्क्वायर रूट निकलेगा 3, और 8 के लिए अभी 8 रखो, √8 रखो, कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो यहां पर लिखो 9/8 माइनस 1, तो 9/8 माइनस 1 कितना आ जाएगा बताओ, 8 एलसीएम लेंगे तो 1/8 आ जाएगा ना, 1 वैसे ही रहेगा, नीचे में √8 होगा, नीचे में भी वही आएगा 3/√8 माइनस 1/√8, तो √8 एलसीएम लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना बोलो तो 3 + 1/4, 3 - 1/2। यहां से एक चीज का सिर्फ ध्यान रखोगे, यहां से एक चीज का ध्यान रखोगे कि ये अगर रेशियो फाइंड करने के लिए बोलता तो तुम्हारा रेशियो 2 से कटने के बाद 2:1 आएगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस निकालने के लिए बोलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस निकालने के लिए बोलेगा, तो यहाँ कट मत करना, कट मत करना। ऊपर वाला जो वैल्यू आएगा वो बड़ा चार्ज होगा, नीचे वाला जो वैल्यू आएगा वो छोटा चार्ज होगा। तो दो चार्जेस का जो वैल्यू आएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा 4 और एक का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। एक का वैल्यू होगा 4, एक का वैल्यू आ जाएगा 2। अगर फोर्स में यहां देखना 10⁻³ मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा ना, इसका मतलब होता है ये चार्जेस माइक्रोकूलम में होगा। अगर माइक्रोकूलम में होगा तो ही फोर्स के साथ -3 आएगा। क्यों बताओ तो, जब फोर्स का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे Q1 Q2/r², तो माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे, दोनों के लिए 10⁻⁶ 10⁻⁶ कितना आ जाएगा बोलो। अगर ये फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग Q1 Q2/r² इंटू 1/4πε0, ये F है। इसका वैल्यू लिखो 9 × 10⁹ Q1 और Q2 के लिए 10⁻⁶ 10⁻⁶/r², ये 10⁻12 होता है, ये 10⁹ होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻³ रह जाएगा, है ना। तो अगर 10⁻³ फोर्स के साथ दिया हुआ है तो याद रखना चार्जेस माइक्रोकूलम में होगा। अगर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 9 न्यूटन लिखा हुआ है, तो फिर याद रखना चार्जेस का वैल्यू सिर्फ कूलम में होगा। ओके, वैसे तुम इसका ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन देखने से समझ में आ जाएगा, चारों ऑप्शन इसका दिया हुआ है, सब ऑप्शन के साथ माइक्रोकूलम लगा हुआ है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम। इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है, याद रखोगे। ये क्वेश्चन बड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है, कैलकुलेशन अगर करने बैठ जाओगे तो 5 मिनट तो ऐसे ही चला जाता है, पता ही नहीं चलेगा, उससे ज्यादा भी टाइम लग जाता है। तो हम लोगों को अब इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, वैल्यू दिया हुआ रहेगा, n निकालेंगे, पुट करेंगे, गेट द आंसर। अब इसी का दूसरा टाइप बताते हैं तुम लोगों को। ये दोनों सेम नेचर का चार्जेस के लिए हुआ, सेम नेचर के चार्जेस में F1 का जो वैल्यू होगा F से ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर अपोजिट नेचर का दो चार्जेस दिया हुआ रहा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। टच किए या कंडक्टिंग वायर से कट किए, उसके बाद हटा लो,
कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करके वायर को हटा लो या टच करके वापस सेम डिस्टेंस में रख दो, तो फिर दोनों क्या करने लगेगा बताओ, रिपल्सन होगा। अभी बताना यहाँ पर दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है पहले वाले के कंपैरेटिवली अभी कम हो जाएगा, पहले वाले के कंपैरेटिवली अभी कम हो जाएगा। तो पहले वाला वैल्यू अगर F था, अभी जो F1 का वैल्यू आएगा, F1 F by n हो जाता है, F by n हो जाता है। n is again greater than 1 but now it becomes F by n। तो उस वक्त अगर Q1 और Q2 का वैल्यू निकालने के लिए देगा तो फिर क्या फॉर्मूला होगा, सेम टाइप ऐसा ही फॉर्मूला रहता है, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। वो फॉर्मूला क्या होता है देखो, उसके ऊपर भी बेस करके क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका भी फॉर्मूला याद रखो। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, दोनों लेंथी मेथड है, दोनों ही के केस में कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता है। उतना टाइम हम लोगों को एग्जाम में नहीं रहेगा कि बैठ करके उतना सारा कैलकुलेशन हम लोग करें। हमारे पास शॉर्ट ट्रिक रहना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नीट के लिए, ये मेन के लिए, जितना भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे हमारे पास ऐसा शॉर्टकट रहना चाहिए जिसमें हम लोगों को बहुत कम से कम टाइम में आंसर तक, सही ऑप्शन तक हम लोग अप्रोच कर सके। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ है दो आइडेंटिकल स्फीयर्स है हैविंग चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन, यहाँ पर भी बोल दिया आइडेंटिकल स्फीयर। तो एक को मानते हैं हम लोग सपोज Q1, दूसरा को मानते हैं Q2। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। दोनों के बीच के डिस्टेंस बोल दिया है कितना, दे आर केप्ट एट 3 मीटर अपार्ट। तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू चार्जेस इज गिवन एज 24 into 10 to the power minus 3, 24 into 10 to the power minus 3। Suppose it is given as 24 into 10 to the power minus 3। ये इतना न्यूटन दिया हुआ। अच्छा देखो 10 to the power minus 3 है, इसे देखो समझ में आ रहा है ना, 10 to the power minus 3 न्यूटन का मतलब दोनों चार्जेस किस में रहेगा, माइक्रोकूलम में रहेगा। यहीं से क्लियर हो जा रहा है। अगर ये 10 to the power minus 3 फोर्स के साथ दिया हुआ रहा तो दोनों चार्जेस का यूनिट माइक्रोकूलम में आएगा। ठीक है, अब देखो इनिशियली ये फोर्स दिया हुआ है 24 into 10 to the power minus 3। अब क्या कर रहे हैं, दोनों को टच किए, टच करने के बाद वापस वहीं रख दो। तो अभी दोनों का चार्जेस कितना हो जाएगा, बिकॉज द टू स्फीयर्स आर आइडेंटिकल, दोनों का रेडियस सेम था, तो अभी दोनों का चार्ज सेम हो जाएगा, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड साइन दे बिकम्स आइडेंटिकल चार्जेस। एंड वी नो आइडेंटिकल चार्जेस एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल ईच अदर करेगा। तो नाउ द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिकम्स, पहले चार्ज लिखते हैं दोनों का, इन दोनों का एवरेज बनाओ, एवरेज कितना होगा, Q1 minus Q2 by 2, Q1 minus Q2 by 2, they are kept again same distance apart। अभी दोनों के बीच में फोर्स ऑफ क्या हो जाएगा, रिपल्सन, नेचर ऑफ द फोर्स। दैट फोर्स ऑफ रिपल्सन नाउ बिकम्स F1 equal to 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3, only not minus 4, 10 to the power minus 3 हो जा रहा है। इसको चेंज करते हैं हम लोग, 10 to the power माइनस, आगे 24 into 10 to the power minus 3 था, अभी सिर्फ 10 to the power minus 3 न्यूटन हो गया। देखो जो हम बताएं तुम लोगों को कि न्यू फोर्स अभी जो होगा पहले वाले के कंपैरेटिवली कम हो जाता है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस कंसीडर करेंगे तो न्यू फोर्स जो आएगा, न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जनरल फॉर्मूला पहले लिखते हैं, याद रखना F1 का वैल्यू F by n हो जाएगा, n is greater than 1। F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, F by n हो जाएगा, पहले वाले से कम हो जाएगा, n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं F by F, n इक्वल टू कितना होगा, F by F1, F by F1, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, n का वैल्यू निकाल लो। तो Q1 और Q2 का वैल्यू कितना आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2। यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो Q1 और Q2 का जो वैल्यू आएगा, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, रूट अंडर n प्लस 1, रूट n प्लस रूट अंडर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट n माइनस रूट n माइनस 1 आता था। यहां पर आएगा रूट अंडर n प्लस 1 प्लस 1 आएगा, n माइनस 1, सॉरी n प्लस 1 माइनस 1 आएगा, n प्लस 1 रूट अंडर n प्लस 1 माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सिमिलरिटी देखो पहले की तरह ही सेम आ रहा है, क्वेश्चन का रिलेशन पहले की तरह ही बन रहा है। वहां पर क्या आ रहा था, रूट n प्लस रूट n माइनस 1, रूट n माइनस रूट n माइनस 1, ये आ रहा था। यहां पर क्या आ रहा है, रूट अंडर n प्लस 1 रूट अंडर n प्लस 1 माइनस 1,
सिर्फ सिंपल सा रिलेशन है, याद रखना है। पॉजिटिव चार्जेस के लिए से आइडेंटिकल चार्जेस के लिए सेम नेचर का चार्जेस रहेगा तो पहले वाला होगा, और अगर अपोजिट नेचर का चार्जेस रहेगा तो Q1 और Q2 का रिलेशन निकालने के लिए, रेशियो निकालने के लिए हम ये रिलेशन यूज करेंगे। तो ये वाला रिलेशन हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। देखो अगर ये रिलेशन यहाँ पर यूज करोगे तो Q1 बाई Q2 इक्वल टू, उसमें पुट करना है तो हमको n का वैल्यू चाहिए। यहां से बताओ n कैसे निकलेगा, n विल बी इक्वल टू f बाई f1। तो f बता दो यहाँ पर कितना है, f इक्वल टू 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो 10 टू द पावर माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया, इसका वैल्यू बचा कितना 24, n का वैल्यू मिल गया हम लोगों को कितना 24, तो n का वैल्यू 24 हम लोग यूज करते हैं, पुट करो इसमें 24 प्लस 1 कितना होगा 25, तो दिस इज 24 प्लस 1, फिर प्लस 1 आएगा, यहाँ 24 प्लस 1 माइनस 1 आएगा, तो इट इज 25 ना, 25 प्लस 1 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, तो 5 प्लस 1 आ गया, नीचे आएगा 5 माइनस 1, तो दिस इज 6/4। अगर रेशियो निकालने के लिए दिया, अगर रेशियो निकालने के लिए दिया तो याद रखना 3 से 2 से कटेगा 3/2 आ जाएगा, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो इस पहले वाले में भी बताए थे, यहाँ पर भी बता रहे हैं, इसको कट नहीं करना। अगर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलेगा तो ये ट्रिक इस्तेमाल जब करोगे तो इसको कट नहीं करना, कट कर दोगे तो तुम्हारा रेशियो मिल जाएगा, वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से जो वैल्यू आया वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो Q का वैल्यू आ गया 6 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम, लेकिन इसमें से कोई एक पॉजिटिव होगा, कोई एक नेगेटिव होगा, जो भी तुम लोग माने हो, यहाँ पर इसको पॉजिटिव माने हो तो ये पॉजिटिव दे दो, इसका वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव दे दो। अदरवाइज ऑप्शन में हो सकता है ये नहीं दिया हुआ हो, ऑप्शन में हो सकता है ये पॉजिटिव दिया हुआ हो, ये नेगेटिव दिया हुआ हो, लेकिन मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है कैसे निकाल लें इसको। अगर तुम लोग ऐसे कैलकुलेशन करने जाओगे, एक बार ट्राई करके देखना, तुम लोग इस क्वेश्चन को ये फॉर्मूला से बनाओगे, फॉर्मूला से बनाने से पहले खुद से ट्राई करके देखना, जनरल मेथड से। पहले फोर्स का जो फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला क्या करोगे बोलो तो, यहाँ F इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो Q1 Q2 का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। अगेन जब सेकंड केस में F1 फोर्स निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ से Q1 माइनस Q2 का वैल्यू निकल जाएगा, Q1 माइनस Q2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये रहा Q1 इंटू Q2 का वैल्यू, यहाँ रहा Q1 माइनस Q2 का वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यूज को हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर सॉल्व करेंगे, वहां से अगर सिंप्लीफाई होता है, मिडिल टर्म फैक्टर होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज श्रीधर आचार्य फॉर्म में यूज करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसीलिए इस मेथड को हम लोग एग्जाम में अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। जो दो फॉर्मूला बताए तुम लोगों को, एक ये अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस के लिए और एक सेम नेचर ऑफ चार्ज रहा तो ऊपर वाला फॉर्मूला है, उसको यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। कितना टाइम लग रहा है तुमको समझ में आ रहा है कितना टाइम लग रहा है? सिर्फ ध्यान याद रखना, Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड अगर निकालने के लिए देगा, कट नहीं करना है, कट नहीं करना है। रेशियो निकालने बोलेगा, कट कर दोगे 3/2 रेशियो आ जाएगा। ओके, अब देखो उल्टा भी दे सकता है तुम लोगों को। दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड दे दिया, उन दोनों के बीच में फोर्सेस का रेशियो निकालने के लिए बोल देगा। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है, Q2 का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फोर्सेस इन द टू केसेस। दिस इज वेरी सिंपल। इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज किए हैं, Q1 और Q2 का वैल्यू पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले कंपोनेंट और डिफरेंडो कर लेना, तब वो एक ही चीज ऊपर में प्लस नीचे आ रहा ना, कंपोनेंट और डिफरेंडो करने से छोटा हो जाएगा। स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n का वैल्यू निकल जाएगा। Q1 Q2 अगर दिया हुआ है, वहां से हम लोग n निकाल लेंगे, रेशियो पता चल जाएगा। अगर F1 F2 दिया हुआ है तो वहां से n निकाल के पुट कर दो, Q1 Q2 निकल जाएगा। ओके, दोनों काम हम लोग यहां से कर सकते हैं। नाउ देखो, एक ये क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तकरीबन हर एग्जाम में आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में आया है। अ चार्ज कैपिटल Q is divided into two parts, small q and capital Q minus small q. How the charge capital Q be divided into two parts such that the force of repulsion between the two charges will be maximum. This is very important part. ठीक है, if force between Q and
Q1 माइनस Q, कैपिटल Q माइनस Q इज मैक्सिमम, देन, और कैपिटल Q माइनस स्मॉल q नहीं लिख करके तुम लोग Q1 Q2 ही लिखो तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। Q1 और Q2 है, कैपिटल Q को डिवाइड किया हम लोग, ये कैपिटल Q को डिवाइड किए Q1 और Q2 में। Q1 और Q2 को क्या वैल्यू होने चाहिए, कैसे डिवाइड करना चाहिए, सच दैट फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज मैक्सिमम। तो ऑलवेज देखो एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं, यहां पर तो जरूरत पड़ेगा, इसके लिए तो जरूरत पड़ेगा, इसके अलावा पूरे फिजिक्स में, इवन मैथमेटिक्स में भी कहीं पर भी आएगा तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। कभी भी देखना a प्लस बी इक्वल टू गिवन, एक कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है a और b का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा कब, जब a का और b का वैल्यू बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी है, इसको तुम लोग मैथ्स में मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करने के लिए भी देता है, हम लोगों को तो प्रूव करना नहीं है, प्रॉपर्टी है, लेते हुए चलेंगे। कभी भी याद रखना a प्लस बी का वैल्यू अगर कांस्टेंट दिया हुआ है तो a और b का प्रोडक्ट मैक्सिमम उस वक्त होता है जब a का और b का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए। बराबर होगा तो कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा, यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू दिया रहेगा दोनों बराबर हो जाएगा तो हाफ ये होगा हाफ ये होगा, तभी नहीं वाला वैल्यू आएगा। तो ऑलवेज याद रखोगे कभी भी दो नंबर का सम अगर कांस्टेंट दिया हुआ है उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी हम दोनों के बीच में फोर्सेज अगर लिखेंगे तो फोर्सेज का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ Q1 और प्लस Q2 करेंगे हम लोग, Q1 और प्लस Q2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यही मिलेगा ना। तो प्लस करने से दोनों का सम कांस्टेंट दिया हुआ है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, और F मैक्सिमम कब होगा, जब ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट मैक्सिमम होने से F मैक्सिमम होगा। ओके, सो वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी डायरेक्टली, हम लोग कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ कैलकुलस यूज करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करो और यहां पर लिखो F will be maximum if Q1 और Q2 बराबर होगा, कितना हो जाएगा, कैपिटल Q बाई 2 होगा, तभी ना दोनों का सम कैपिटल Q के बराबर आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर तुमको दे दिया हुआ है कि 1 कूलम चार्ज है, सपोज हमको दिया हुआ है 1 कूलम चार्ज है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो सच दैट द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 1/2 कूलम 1/2 कूलम। ठीक है, अगर तुमको 10 कूलम चार्जेस दिया हुआ है, बोलेगा इसको दो पार्ट में डिवाइड करो such that the force of repulsion between them will be maximum। डायरेक्ट हम लोग डिवाइड कर देंगे कैसे, 5 कूलम 5 कूलम, इन दैट केस द फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम। इसको एनी टू नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, बट इन ऑल द केसेस फोर्स ऑफ रिपल्सन रहेगा लेकिन सबसे ज्यादा नहीं होगा, सबसे ज्यादा हमेशा याद रखना जब इक्वल पार्ट में दो डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता रहे, सपोज फोर्सेस के लिए, अभी हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं आज, फील्ड तुम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग दिखलाएंगे, इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कितना तरह का फोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों का आ सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। उसके बाद जब फील्ड पढ़ेंगे, फील्ड में भी फोर्स आ जाएगा लेकिन फील्ड के साथ इंक्लूड हो जाएगा, तो अभी हम लोग फील्ड को एक्सक्लूड करके सिर्फ फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका कंडीशन बता रहे हैं। से ये क्वेश्चन आया था एम्स 2003 का, ये क्वेश्चन है, यहां पर भी फोर्स है। अभी बताएं तुम लोगों को इस तरह का क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले बताएं, 3 चार्जेस है, इसको हम लोग 3 कॉर्नर्स पर रखें, ए बी सी ऑन द 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये चार्ज है तुम्हारा प्लस क्यू, ये चार्ज है प्लस क्यू, यहां पर चार्ज रखा हुआ है दिस इज माइनस क्यू, यहां पर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। इससे पहले हम तुम लोगों को जो बताए थे, तीनों आइडेंटिकल चार्जेस रखा हुआ था, तीनों वर्टिसेस के ऊपर आइडेंटिकल चार्ज रखा हुआ था, यहां पर भी क्यू, यहां पर भी क्यू, यहां पर भी क्यू। तो कोई एक चार्ज के ऊपर बाकी दोनों मिलकर के जो फोर्स अप्लाई करता है वो फोर्स कितना था, √3F आया था, है ना। इन दोनों के बीच में फोर्स रिपल्सन F होगा, रिपल्सन F होगा, एंगल 60 डिग्री था, रिजल्टेंट हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ F। फिर F का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई A स्क्वायर पुट कर दिए थे। यहाँ जो क्वेश्चन आया हुआ था वो क्वेश्चन दोनों निकालो तुम लोग। पहला क्वेश्चन तुम लोगों को बोला है
फाइंड द फोर्स experienced by the charge placed at the vertex A. Force experienced by charge at A in the direction perpendicular to BC. In the direction परपेंडिकुलर टू बीसी, बीसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या फोर्स एक्ट करेगा ये निकालना है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तुम्हारा एम्स 2003 में आया था। हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में इसका आंसर क्या करेंगे, जो पहले तुम लोगों को अभी बताए थे, रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के साथ वहां पर आंसर लिख देते हैं। देखो रिजल्टेंट फोर्स इसका कितना आएगा, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, इस साइड अगर हम लोग ए मान लेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना हो जाएगा बोलो, Q इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर, उसको F मान लेते हैं। ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फोर्स कितना होगा, Q इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर, ये भी F हो जाएगा। क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ईच एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बोलो, 120 डिग्री। तो अब बता दो, ये अगर F है, ये F है, एंगल बीच में 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा और उसका मैग्नीट्यूड कहाँ हो जाएगा, बाइसेक्ट करेगा मतलब ठीक इस तरफ जाएगा ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, F होगा। अभी बताए थे हम लोग, दो मैग्नीट्यूड, दो फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड होता है या दो वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, सच दैट दोनों के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री होगा, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट बिकम्स इक्वल टू F। दोनों F है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट F हो जाएगा। ओके, मगर हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो देखो जल्दी में क्या करता है, जल्दबाजी में ये बोलेगा कि हाँ ये F आया, F का वैल्यू कितना आया था बोलो, F का वैल्यू आएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर, दैट इज Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये ऑप्शन में रहेगा, ये ऑप्शन में रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये ऑप्शन में रहेगा। बट दिस विल नॉट बी द आंसर बिकॉज दिस इज द फोर्स पैरेलल टू BC, दिस इज द फोर्स विच इज डायरेक्टेड पैरेलल टू BC या एंटी पैरेलल टू BC बोल सकते हो। हमको फाइंड क्या करने के लिए बोला है, we have to find the force experienced by the charge placed at the point A in a direction perpendicular to BC. What is the force in a direction perpendicular to BC? इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है, इस फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा, ये फोर्स जो है F का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। सिमिलरली इस फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, तो ये अपोजिट कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा एंड आवर नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द पॉइंट A in this direction will become 0। ठीक है, तो हम लोगों का नेट फोर्स F नेट अलोंग परपेंडिकुलर टू BC कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर तुमको सिर्फ नेट फोर्स निकालने बोलता, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू BC नहीं बोलता, सिर्फ नेट फोर्स निकालने बोलता, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाता, हमारा फोर्स क्या आ जाता, F के बराबर होता, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्स 2003 में आया हुआ था तुम्हारा। अब देखो फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो रहा है, तो फोर्स से कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता रहता है, जिस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखते रहते हैं, वो सारा क्वेश्चन करवा दे रहे हैं तुम लोगों को। जैसे AIPMT में क्वेश्चन आया था, AIPMT 2010, यहां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D। पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव आयन कब बनता है, जब कोई न्यूट्रल बॉडी अपने से इलेक्ट्रॉन निकालता है, इलेक्ट्रॉन लेने से नेगेटिव चार्ज बन जाता है, नेगेटिव आयन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन गिव अप करने से पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो इसका मतलब यहां से भी कुछ इलेक्ट्रॉन निकला है, यहां से भी कुछ इलेक्ट्रॉन निकला है, तो दोनों पॉजिटिव आयंस बन गया है। when they are kept at a distance D, when they are kept at a distance D, the force between them, the force of repulsion between the ions is given as F। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है F दिया हुआ है, फोर्स ऑफ रिपल्सन F दे दिया हुआ है। तो तुमसे ये पूछा है कि उसमें से कितना सारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव टू मेक दिस पॉजिटिव आयन। ठीक है,
दोनों में से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकला है, दोनों इक्वल पॉजिटिव आयोन्स है, दोनों इक्वल पॉजिटिव आयोन्स है। तो इसमें का चार्ज अगर Q है तो इसका भी चार्ज Q होगा, प्लस Q होगा। तो ये प्लस Q इक्वल टू अगर हम लोग Ne लिखेंगे तो इसका प्लस Q के बराबर भी हमको Ne लिखना पड़ेगा, बिकॉज N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, शुरू में पढ़े थे हम लोग, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना तरह शेयरिंग कर रहा है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली चार्ज होता है ना, ठीक है। तो F दिया हुआ है, वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, तुम्हारा एम्स AIPMT 2010 में दिया हुआ था। Q इंटू Q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q मीन्स Ne, तो ये बिकम्स n स्क्वायर E स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो यहां से n का वैल्यू ही पूछ लिया था, n का वैल्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F इंटू डी स्क्वायर बाई E स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट हो जाएगा। So this is the ऑप्शन में ये दिया हुआ था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F डी स्क्वायर बाई E स्क्वायर। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम विच वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। सिर्फ AIPMT नाम दे दिया है लेकिन है नहीं कुछ, बट कॉन्सेप्ट का जरूरत है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, बहुत इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अब बताने जा रहे हैं। अगर एक स्ट्रिंग के साथ दो चार्ज पार्टिकल को हम लोग, दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल को सस्पेंड करके रखेंगे, इन दैट केस व्हाट विल हैपन। इससे चार तरह का क्वेश्चन आता है, चार डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहता है, चारों कंडीशंस बता रहे, चार डिफरेंट कंडीशंस रहता है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दो आइडेंटिकल स्फीयर है, दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ विथ टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, इस तरह से है, ठीक है। आइडेंटिकल स्फीयर मतलब दोनों का रेडियस सेम है, तो अनचार्ज, इनिशियली अनचार्ज है, तो दोनों सेंटर टू सेंटर टच करके रहेगा, बिकॉज दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्ट्रिंग, विद द स्ट्रिंग ऑफ सेम लेंथ, तो सेंट्रली टच करके है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, चार्ज दे रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिकल है, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो दोनों में आइडेंटिकल चार्ज आ जाएगा, सेम नेचर का, सेम मैग्नीट्यूड का। तो इन दोनों में सेम नेचर का, सेम मैग्नीट्यूड का अगर चार्ज आएगा तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन दीस टू चार्ज पार्टिकल्स एंड दे विल गेट सेपरेटेड, हट जाएगा, ठीक है। तो उन दोनों के अंदर सेपरेशन जो हो रहा है, दैट सेपरेशन इज सपोज एक यहां चला आया, एक यहां चला आया। इससे रिलेटेड कितना सारा क्वेश्चन दे सकता है। पहला क्वेश्चन देगा दोनों का चार्ज निकालो, दोनों का चार्ज निकालो, पहला क्वेश्चन ये दे देगा चार्ज निकालो, ठीक है, चार्ज निकालने के लिए दे सकता है। दूसरा ये दे देगा कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, जनरली ये एंगल दिया हुआ रहता है, देखो ये एंगल दिया हुआ रहता है, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों स्ट्रिंग्स से बीच का एंगल, आइदर ये एंगल दिया हुआ रहेगा या फिर ये एंगल दिया हुआ रहता है, कोई एक एंगल दिया हुआ रहेगा। हम लोग सपोज ये एंगल मान करके चलते हैं, जनरल फॉर्मूला एक बनाते हैं। अगर ये एंगल थीटा हुआ दिया रहेगा तो तुमको उससे पूछेगा क्यू का वैल्यू बता दो, ठीक है, या फिर तुमको बोल देगा कि थीटा का वैल्यू वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस कितना होगा। ये एक टाइप का क्वेश्चन है। एक टाइप का क्वेश्चन देता है कि अगर इन दोनों चार्जेस में से चार्ज लीक करेगा, लीक करने से क्या होगा, दोनों के बीच का रिपल्सन कम होता जाएगा। अगर रिपल्सन कम होता जाएगा तो दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करेगा विद सम रिलेटिव वेलोसिटी ना। तो अगर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है विद सम रिलेटिव वेलोसिटी, तुमसे पूछेगा क्या बता दो, वो किस वेलोसिटी के साथ एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहा है, दैट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा ये बता दो, ठीक है। और फोर्थ टाइप इसमें से पूछता है कि अगर ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट को एक लिक्विड के अंदर लेकर के चले गए, सच दैट the angle between these two strings does not changes, angle between the two strings is not changing, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट लिक्विड क्या होगा ये बता दो। These are 4 different types of questions may be arise from this condition, ठीक है। When two identical spheres are suspended, when two identical spheres are suspended by two strings of same length, कैसे बनाएंगे देखो हम लोग,
इस तरह का कभी कोई सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए बता रहे हैं, कभी भी कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया हुआ रहा, सिस्टम के अंदर 2 चार्ज रह सकता है। सिस्टम का मतलब क्या, इट इज कंसिस्टिंग मोर देन 1 चार्ज, 2 रह सकता है, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50, जितना सारा भी चार्जेस रह सकता है। अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है, तो सिस्टम के अंदर ईच एंड एवरी चार्ज वो सब का सब स्टैटिक होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो कोई भी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकाल दो, दैट नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज द चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज रेस्ट में होने का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, तो कोई एक का नेट फोर्स हम लोग निकालेंगे, किसी एक के ऊपर, इसके ऊपर या इसके ऊपर, 2 चार्जेस है, कोई एक ले लो। तो ये लेंथ दिया हुआ है L, ये लेंथ दिया हुआ है L, डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग दोनों के बीच में R है, डिस्टेंस इज सपोज R। ओके, तो R या X कोई भी मान लेते हैं हम लोग, एनी डिस्टेंस, X मान लो या R मान लो, तो R मान लेते हैं। तो अभी इसके ऊपर बोलो, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा यहाँ पर विद अ फोर्स F, एंड दैट F विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई R स्क्वायर, ये होगा। और क्या फोर्स एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। और क्या एक्ट करेगा, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, टेंशन होगा, टेंशन। तो इस T को हम लोग 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं। ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल इज थीटा, दिस वन इज आल्सो थीटा, so this is T cos theta and this one is T sin theta. So for the equilibrium of capital Q or of the system, at equilibrium of the system, what we can write? If we are considering the equilibrium of the system, then we can write T sin theta equal to F and T cos theta equal to mg. तो यहां से क्या आएगा, देखो एक रिलेशन बनेगा तुम्हारा tan थीटा इक्वल टू F बाई mg। तो F का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, F इक्वल टू यहां से हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला यहां लिख दे रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। F रिलेशन क्या आएगा बोलो, F बाई mg, डिवाइड करेंगे हम लोग, तो नीचे रहा mg, ऊपर रहा f का वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई mg R स्क्वायर, बट R विल नॉट बी गिवन। तो R की जगह हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक और रिलेशन बना लेंगे, ये एंगल भी थीटा होगा, ये रिलेशन बताओ कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू R/2 विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा। तो आर का वैल्यू निकालने के लिए ये रिलेशन हम लोग यहां से रखेंगे, बिकॉज थीटा विल बी गिवन, एल विल बी गिवन। तो एल और थीटा का वैल्यू पुट करके यहां से आर निकाल लो, आर का जो वैल्यू आएगा आर की जगह में बिठा दो, क्यू दिया हुआ रहेगा, tan थीटा का वैल्यू यहां से निकालना पड़ेगा, या क्यू का वैल्यू यहां से निकालने के लिए दे देता है। तो क्यू का वैल्यू कैसे निकालोगे तुम लोग बताओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg r स्क्वायर इंटू tan थीटा। कभी कभी देखोगे कि r का वैल्यू यहां से हम लोग पुट कर देंगे, r का वैल्यू यहां से पुट करोगे तो क्या आएगा बोलो, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा। तो ये भी q का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो गया, q स्क्वायर का वैल्यू ये, बाद में q के ऊपर स्क्वायर रूट कर देंगे, या तो ये वाला वैल्यू यहां पर पुट कर दो, कभी कभी यही ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, या फिर तुम्हारा क्या करेगा, यहां से r का वैल्यू अलग से निकाल करके यहां पर पुट कर दो, कैलकुलेशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिखलाते हैं तुम लोगों को। सपोज तुम्हारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एल का वैल्यू दे दिया, एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1 मीटर, ठीक है, आर इक्वल टू बता दिया दैट एल इक्वल टू 1 मीटर है, एम सॉरी आर नहीं दिया हुआ है, एम मास दे दिया हुआ है, मास इक्वल टू 9 मिलीग्राम, 9 मिलीग्राम, और थीटा का वैल्यू बता दिया 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तुमको बोला क्यू का वैल्यू निकालो, तो क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो एल का वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है, थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है, दिस एंगल इज 45 डिग्री दे दिया हुआ है, तो पहले आर निकाल लो, 2 इंटू एल इक्वल टू 1 साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा, यहाँ 2 है तो ये हो गया √2। आर का वैल्यू निकल गया, आर का वैल्यू यहाँ पर पुट करो, क्यू निकालना है हम लोगों को, कैलकुलेशन करेंगे, पहले क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, बाद में कैलकुलेशन करेंगे। तो ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताओ कितना होगा,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्योंकि ये सिर्फ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो इसका वैल्यू होगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू एम हो गया मिलीग्राम। 9 पुट करो मिलीग्राम को, क्योंकि हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखे हैं, एसआई यूनिट कंसीडर किए हैं, तो मास को भी हम लोगों को किलोग्राम में लिखना पड़ेगा, मिलीग्राम में नहीं। मिलीग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है बोलो? मिलीग्राम से ग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए फिर से 1000 से डिवाइड करेंगे, सो इट बिकम्स 10 टू द पावर -6। तो यहां पर आ जाएगा एक 10 टू द पावर -6। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा m का वैल्यू। g का वैल्यू हम लोग जानते हैं, g इक्वल टू कितना 10। r स्क्वायर, r का वैल्यू निकला √2, इसका स्क्वायर कर दो 2 आएगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1, इसको सिंप्लीफाई करना है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 9 और 9 यहां से कैंसिल आउट हो जा रहा है। 10 टू द पावर एक 10 टू द पावर कैंसिल होगा, है ना? तो 10 टू द पावर एक 10 टू द पावर कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर 8 ऊपर गया, कितना हो गया 10 टू द पावर 8 एंड -6 दैट इज माइनस क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? 10 टू द पावर -14, 2 इंटू 10 टू द पावर -14। तो यहां से आएगा तुम्हारा 2 इंटू 10 टू द पावर -14, ये क्यू स्क्वायर का वैल्यू हुआ। तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? क्यू इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा √2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। तो इसको अगर हम लोग 10 टू द पावर -6 ले लेते हैं, -6 लेते हैं, तो -6 कूलम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइक्रो कूलम लिख सकते हैं। तो ये हो गया √2/10, √2 का वैल्यू आएगा 1.414 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, दैट इज 0.141, 1.414 होता है, उसको 10 से डिवाइड करें तो 0.141 आ जाएगा। दिस इज 0.141 माइक्रोकूलम आ जाएगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू। तो क्यू का वैल्यू अगर निकालने के लिए देगा हम लोगों को, डेटा दिया हुआ रहेगा, तो ये रिलेशन याद रखेंगे, रिलेशन में जस्ट पुट करना है, कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। क्यू निकालने के लिए दे सकता है, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट तुम लोगों को बोले हैं क्या कि अगर एल बहुत लार्ज हुआ, ये पार्ट टाइप 1 है, दिस इज टाइप 1, ठीक है। अब टाइप 2 देखो, अगर एल वेरी लार्ज हो गया तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली वेरी स्मॉल हो जाएगा। इफ एल इज वेरी लार्ज देन थीटा बिकम्स वेरी स्मॉल। इधर दिया हुआ रहेगा एल इज वेरी लार्ज और दिया हुआ रहेगा थीटा इज वेरी स्मॉल, दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा। इफ एल इज लार्ज और थीटा इज स्मॉल, तो एल का वैल्यू आर के कॉम्पेरेटिवली बहुत ज्यादा दिया हुआ रहेगा। अगर ऐसा हुआ थीटा वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो? देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे, कितना आया था बोलो? साइन थीटा इक्वल टू l/r/2l, साइन थीटा इक्वल टू r/2l अभी निकाले थे हम लोग। साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास था यहाँ से, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये लिखे थे ना हम लोग, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज r/2l। ओके, तो साइन थीटा की जगह हम लोग ये पुट कर सकते हैं r/2l। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब देखो हमारा क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था? क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू mg/r² tan थीटा, mg/r² tan थीटा। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg/r² tan थीटा। और tan थीटा इक्वल टू क्या आया था बताओ? tan थीटा इक्वल टू आया था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg/r²। अब बताओ ये tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा? अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? r/2l, ठीक है। तो यहां से बताओ r इक्वल टू कितना आएगा? ये r², ये r से मल्टीप्लाई करो, इट बिकम्स r³ इक्वल टू, ये 2l को वहां ले जाओ, 8 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां रहेगा q² l डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, ठीक है। तो ये आएगा r³ का वैल्यू। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ लिया था,
क्यू स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, इसका पूरा का वैल्यू कितना आएगा 1/3। ओके, दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये एक बार पूछ लिया था तुम लोगों से, क्या क्वेश्चन आ गया था बोलो? अगर एल वेरी लार्ज होगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा एल वेरी लार्ज, और अदरवाइज तुम्हारा थीटा का वैल्यू वेरी स्मॉल दिया हुआ होगा। अगर थीटा वेरी स्मॉल दिया हुआ है तो हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं? तो इन दैट केस वी कैन प्रूव आर इक्वल टू क्यू स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, पूरे के ऊपर पावर कितना हो जाएगा 1/3। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया था कि आर का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कैसे रिलेशन होगा। तो इनका 4 कंडीशन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसके ऊपर बेस करके अगर क्वेश्चन दे दिया, फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन बता रहे तुम लोगों को से आर का वैल्यू दिया हुआ है, एग्जांपल ये दिया हुआ है आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एल इक्वल टू 1 मीटर एंड एम इक्वल टू अगेन से 9 मिलीग्राम, यही दिया हुआ है। तुमसे पूछा कि क्यू का वैल्यू बता दो, तो क्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, तो डेटा पुट करोगे, कैलकुलेशन तुम लोग खुद कर लेना। कैसे समझेंगे हम लोग? देखो साइन थीटा का जो वैल्यू आया यहाँ से, साइन थीटा इक्वल टू r/2l। ओके, तो r का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 2/100, और नीचे में क्या है 2 इंटू एल का वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 ये आ गया, ये कटा 1/100। साइन थीटा का वैल्यू 1/100 का मतलब क्या हुआ? थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा इक्वल टू 1/100 मींस व्हाट 0.01। तो यहां से हम लोग कंडीशन बोल सकते हैं एज साइन थीटा इज वेरी स्मॉल वी कैन राइट क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए आर का वैल्यू ये लिख सकते हैं। अब इसमें से देखो सब कुछ दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया हुआ है, एम का वैल्यू दिया हुआ है, जी जानते हैं, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लेना, उसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है, ठीक है? समझ में आ रहा है कैसे करना पड़ेगा? ये तो समझ में आ रहा है, रिलेशन मिल गया है तुम लोगों को। अगर कभी साइन थीटा वेरी स्मॉल दिया हुआ रहा या एल वेरी लार्ज दिया हुआ रहा इन कंपेयर टू आर, तब भी हम लोग ये रिलेशन यूज करेंगे। सेकेंड टाइप 3 देखो इसका। टाइप 3 में क्या बताएं? अगर चार्ज लीक करता है एट अ कांस्टेंट रेट, अगर चार्ज लीक करता है एट अ कांस्टेंट रेट, उस वक्त वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज x। अगर हम लोग मान लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस x है या r है, कुछ भी मान लो r या x, यहाँ x के साथ क्वेश्चन आया हुआ था तुम्हारा, ये AIEEE 2011 का क्वेश्चन है। इफ चार्ज is leaking at constant rate, that is dq by dt equal to constant, then velocity of approach between the two charges, दोनों का velocity of approach distance के साथ कैसे वेरी कर रहा है? तो हम लोग मान लेते हैं अगर ये डिस्टेंस r या x कोई भी मान लो, यहाँ ऑप्शन में सब x दिया हुआ था इसीलिए x मान ले रहे हैं। तो x इक्वल टू तुम्हारा पास क्या है रिलेशन, x क्यूब इक्वल टू तुम्हारे पास रिलेशन क्या है यहां से बताओ, क्यू स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। तो इस इक्वेशन में देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी एल सब कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है क्यू का वैल्यू चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है। तो ये दोनों का पहले रिलेशन निकाल लो। कैसे रिलेशन निकालोगे बोलो? एक्स क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, ठीक है, या फिर एक्स टू द पावर 3/2 इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्यू को अकेला कर दिए क्योंकि हम लोगों को क्यू का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट बता दिया है, क्यू का डिफरेंशिएशन हम लोगों को कांस्टेंट बता दिया है। तो यहां पर से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, 3/2 एक्स के ऊपर पावर कितना होगा, एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव कर रहे हैं, n पहले आया, एक्स टू द पावर n-1 होगा विच इज हाफ इनटू dx by dt प्रोपोर्शनल टू dq by dt। तो dq by dt इज गिवन एज कांस्टेंट, दे दिया हुआ ना, dq by dt इज कांस्टेंट, ये बता दिया। अगर कांस्टेंट रेट से चार्ज लीक हो रहा है तो फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस के ऊपर किस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो यहां से बताओ तुम लोग, ये कांस्टेंट
यहां चला गया, ये भी कांस्टेंट, पूरा प्रोपोर्शनलिटी के साइन में चला जाएगा। ये dx बाई dt क्या हो गया, किस रेट से दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, यही तो वेलोसिटी हुआ ना। तो यहां पर अगर हम लोग वेलोसिटी पुट करेंगे तो x टू द पावर हाफ इंटू v, दिस इज टोटल कांस्टेंट आ जाएगा, पूरा कांस्टेंट आ जाएगा। ये भी कांस्टेंट है, 3/2 वो भी कांस्टेंट है। तो x टू द पावर हाफ को अगर वहां ले जाओगे तो v इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर माइनस हाफ, v इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर माइनस हाफ, ये रिलेशन आएगा तुम्हारा। यही रिलेशन तुम लोगों से पूछ लिया था। अगर क्वेश्चन आ गया v दिया हुआ रहेगा, x निकालने बोलेगा, x दिया हुआ रहेगा, v निकालने बोलेगा, तो वो अलग बात है, लेकिन हमारा रिलेशन डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया था। ये एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन आया हुआ है कि v x के साथ कैसे वेरी कर रहा है ये बता दो। v इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर हाफ और स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, अब देखो इसका लास्ट पार्ट, इफ द होल system is immersed in a liquid of dielectric constant K such that the angle between the two strings does not change, then what will be the value of the dielectric constant of the medium? What will be the value of the dielectric constant of the medium? कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो, if whole system is immersed in a liquid of dielectric constant K such that angle between two strings does not change, चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा। देखो ये कंडीशन था, पूरा सिस्टम को अगर हम लोग एक लिक्विड के अंदर लेके चले जा रहे हैं, लिक्विड के अंदर लेकर के चले जा रहे हैं, तो फिर क्या चेंजिंग होगा, एंगल चेंज नहीं हुआ, ये एंगल चेंज नहीं हुआ, जो एंगल था वही रहा, बट फोर्स चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, मीडियम की जगह क्या आ गया बोलो, एयर की जगह में एक मीडियम आ गया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हुआ, तो अभी दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, स्टार्टिंग में बताया था तुम लोगों को 1/k टाइम्स हो जाता है ना, वैक्यूम में जो फोर्स था F होगा, तो अभी कितना हो जाएगा, F/k हो जाएगा। दूसरी चीज बताओ, वेट जो था पहले वही रहेगा, mg चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एक अपवर्ड फोर्स आ जाएगा लिक्विड के अंदर, दैट इज कॉल्ड बॉयंसी फोर्स। ठीक है, एक बॉयंसी फोर्स चला आएगा, तो जैसे ही बॉयंसी फोर्स आ जाएगा टेंशन चेंज हो जाएगा, न्यू टेंशन बिकम्स T1, ये एंगल हो गया थीटा, तो T1 का दो कंपोनेंट लो, T1 cos थीटा और यहां पर आएगा T1 sin थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, T1 sin थीटा इक्वल टू F/k एंड T1 cos थीटा इक्वल टू T1 cos थीटा प्लस B इक्वल टू mg। तो सिर्फ T1 cos थीटा क्या होगा, B को इस साइड में लेके चले आओ, mg माइनस B आएगा, तो tan थीटा का वैल्यू कितना होगा बताओ, F/k इंटू mg माइनस B, इंटू mg माइनस B। ठीक है, तो पहले के कंडीशन में हम लोगों के पास tan थीटा का वैल्यू क्या आया था, याद है, पहले के कंडीशन में हमारे पास tan थीटा का वैल्यू आया था, ये sin थीटा इक्वल टू F था, t cos थीटा इक्वल टू mg था, तो tan थीटा इक्वल टू आया था F/mg, ये रिलेशन आया था ना। तो ये अभी भी tan थीटा है, पहले ही वाला है, थीटा तो चेंज नहीं हुआ, तो इसके जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं बताओ, पहले वाला पुट करो F/mg, तो F बोथ साइड से कट गया, यहां से k का वैल्यू ही निकालने के लिए दे देता है, k विल बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई mg माइनस b, है ना, k यहाँ चला आया, mg यहाँ चला आया, mg डिवाइडेड बाई mg माइनस b। अब ये b का वैल्यू क्या होगा ये पुट कर दो, b इक्वल टू हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बॉयंसी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, v रो g। अगर बॉडी पूरा का पूरा लिक्विड के अंदर डूबा हुआ हो तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, मास बाई डेंसिटी, है ना। तो यहाँ पर v रो g में v को मास बाई डेंसिटी लिखो, इंटू रो इंटू g। तो रो क्या है, ये जो लिक्विड है, लिक्विड का डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हो गया रो। तो यहाँ से देखो mg ऊपर भी mg है, mg कॉमन लो, कैंसिल हो जाएगा, तो k का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 1 डिवाइडेड बाई
1 माइनस रो बाई डी। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब पूरी चीज भूल जाओ, कोई बात नहीं है, इसको मत भूलना, इसको मत भूलना। हमारा क्वेश्चन क्या था, दो चार्ज पार्टिकल स्फीयर को चार्ज दिए, इक्वल लेंथ के स्प्रिंग के साथ सस्पेंडेड है, रिपल्सन की वजह से दूर चला गया, दोनों के बीच का एंगल कुछ भी एंगल हो गया, एनी एंगल, दैट एंगल इज सपोज 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी एंगल दिया हुआ है। अब उन दोनों के बीच में जो रिपल्सन हो रहा था, कोई एक एंगल फॉर्म किया। होल सिस्टम को उठा करके हम लोग एक लिक्विड के अंदर लेके चले गए। लिक्विड का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, मीडियम चेंज हुआ, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, ओके, सच दैट एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग रिमेन्स अनचेंज, चेंज नहीं हुआ, ये क्वेश्चन देता है, चेंज नहीं हुआ, तो फिर मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता दो। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, K इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस रो बाई डी। रो हो गया तुम्हारा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रो हो गया तुम्हारा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जो चीज हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, तुम लोग अगर नोट डाउन कर रहे हो, ये नोट्स बना रहे हो, अगर ये सब लिख रहे हो, तो वहां पर ये जो चीज हम नहीं बोल रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, वो तुम लोग अपने कॉपी में जरूर उतार लेना, लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर रो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हो जाएगा, और डी हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, ओके। ये दो चीज यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ रहेगा और कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा। K का वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा, हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे निकालोगे, जैसे देखो एक क्वेश्चन तुम लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं जो एग्जाम में आया हुआ था, दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो उन दोनों के बीच में एंगल स्ट्रिंग के बीच में हो गया 30 डिग्री। व्हेन सस्पेंडेड इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर लेकर के गए तो भी एंगल 30 डिग्री रहा, चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। तुमको फाइंड करना था व्हाट इज द K, व्हाट इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, सच दैट जिस लिक्विड के अंदर लेकर के गए उस लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है, जिस लिक्विड के अंदर लेकर के गए लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है कितना, 0.8 ग्राम पर सीसी, 0.8 ग्राम पर सीसी, ठीक है। एंड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, मतलब डी का वैल्यू 1.6 ग्राम पर सीसी। यही चीज को ग्राम पर सीसी में नहीं दे करके, यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेशियो है, यही चीज को ग्राम पर सीसी में नहीं दे करके कभी कभी केजी पर मीटर क्यूब में दिया हुआ रहता है। इसका वैल्यू बता देगा 8, इसका वैल्यू बता देगा 16, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा बताओ, रो का वैल्यू हो गया 0.8 और डी का वैल्यू हो गया 1.6, तो 0.8 डिवाइडेड बाई 1.6 कितना होगा 1/2, और 1 माइनस 1/2 कितना रहेगा, नीचे 1/2 रहेगा, 2 ऊपर चला गया। K का वैल्यू कितना आया, K विल बी इक्वल टू 2, डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख देंगे K इक्वल टू 2। तो अब बीच का सब चीज अगर भूल जाओ कोई बात नहीं है, भूल जाना, लेकिन ये रिलेशन जो आया याद रखना, क्वेश्चन क्या था, उसका कंडीशन क्या था, ये याद रखेंगे हम लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज, इसका मतलब देख रहे हो फोर्सेस से रिलेटेड भी हम पढ़ा रहे हैं। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं गए हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो मेरा होगा इसके ऊपर, उसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखना बहुत सारा बड़ा बड़ा क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से कॉम्प्रेस करके वेरी स्मॉल एक छोटा सा फॉर्मूला लेकर के चले आएंगे, जिसके ऊपर बेस करके हम लोग सारा क्वेश्चंस को इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉल्व करते चले जाएंगे। कोई लॉन्ग मेथड में नहीं जाना हम लोगों को, सबके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। यूज करने के साथ हमारा जो टारगेट रहेगा क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर करने का, 30 सेकंड और इवन उससे कम टाइम के अंदर हम लोग सॉल्व करके देख लाएंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला ये आ गया, K का वैल्यू पुट, K का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, रो और D का वैल्यू दिया रहेगा, पुट करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। एक क्वेश्चन और दिखलाते तुम लोगों को, वेक्टर फॉर्म में कभी तुम लोगों को फोर्स निकालने के लिए दे सकता है। दो चार्ज पार्टिकल को हम लोग को रखा हुआ रहेगा एट सम डिस्टेंस। ये एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बता रहे हैं तुम लोगों को, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन है वेक्टर का। वेक्टर में कभी भी कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा, स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, उसको बोलता है वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल सपोज तुम्हारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 3 माइक्रोकूलम, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 3 माइक्रोकूलम, ये है 3 माइक्रोकूलम, ये भी है 3 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। दे आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। इफ दे आर डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट दे दिया, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तुम्हारा 1, 1, 1
और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तुम्हारा 2,3,3 इन मीटर, ये भी मीटर में दिया हुआ है, ये भी मीटर में दिया हुआ है। अब यहां से तुमसे पूछ लिया है वेक्टर फॉर्म में बताओ ए बी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, फाइंड फोर्स exerted by charge at A on the charge kept at B। B पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फोर्स का वैल्यू बताने बोला इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सब वेक्टर फॉर्म में, ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे ये बता रहे तुम लोगों को। तो ए बी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है। तो दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर का डायरेक्शन है तो ए बी वेक्टर को पहले हम लोग निकालेंगे, ए बी वेक्टर को हम लोग पहले निकालेंगे। ए बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया बताओ, कभी भी वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ का फोर्स निकालने के लिए बोलेगा तो जिस डायरेक्शन में फोर्स निकालने बोल रहा है पहले उस डायरेक्शन का वेक्टर को पहले निकाल लेंगे। इस डायरेक्शन का वेक्टर क्या होगा, ए बी। ए बी मीन्स व्हाट, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर को यहाँ पर वेक्टर में चेंज करो, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वेक्टर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 3 डायमेंशन में है, इसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जे से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको के से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी इसको आई, इसको जे, इसको के से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी वेक्टर की जगह में आएगा कितना, 2i प्लस 3j प्लस 3k माइनस यहाँ पर बताओ i प्लस j प्लस k। तो सब्ट्रैक्ट करो, 2i माइनस i कितना आ जाएगा i, 3j माइनस j कितना आ जाएगा 2j, 3k माइनस c कितना आ जाएगा 2k, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट जो ए बी वेक्टर मिला वो वेक्टर फॉर्म आ गया। अब ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, 1 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 मीटर, ठीक है। अब कोई भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर बनाने का तरीका क्या है, एनी स्केलर क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है उसको बोलेगा तुमको वेक्टर बनाने के लिए, तो वेक्टर बनाने का तरीका क्या है, उस स्केलर को वेक्टर जिस डायरेक्शन में हम लोग वेक्टर बनाना चाहते हैं उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। और डायरेक्शन कहां से मिलता है हम लोगों को किसी भी वेक्टर का, बाय द यूनिट वेक्टर। तो जिस लाइन के अलोंग वेक्टर बनाना चाहते हो उस लाइन के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है वो निकालो, यूनिट वेक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी निकालना है। अलोंग ए बी यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी, ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ये हुआ, मैग्नीट्यूड 3 हुआ, डिवाइड करेंगे 1/3 इंटू आई प्लस 2j प्लस 2k। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो जो भी मैग्नीट्यूड है इन दोनों के बीच के फोर्स का उस मैग्नीट्यूड को इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द वेक्टर फॉर्म ऑफ दैट फोर्स। ओके, तो फोर्स कितना है बताओ, फोर्स कैसे निकालोगे बिटवीन दिस टू चार्जेस, फॉर्मूला बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आया 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, q दोनों का वैल्यू 3 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। इसका माइक्रोकूलम के लिए 10 टू द पावर -6 आएगा, कूलम में कन्वर्ट करेंगे, इसके माइक्रोकूलम को 10 टू द पावर -6 आएगा। तो यहाँ से 2 to 10 टू द पावर -6 का मतलब क्या हो गया 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस का वैल्यू हमारा कितना निकला था 3, 3 का स्क्वायर करोगे ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 9 और 9 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ये मैग्नीट्यूड हो गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड दिया हुआ रहे और उसके किसी एक लाइन के डायरेक्शन में अगर उसको वेक्टर बनाने बोलेगा तो उस लाइन के डायरेक्शन में हमेशा यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना, फिर मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दोगे, मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन मिल जाएगा, इट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम लोग बोलेंगे फोर्स अलोंग ए बी, फोर्स अलोंग ए बी, इसका वेक्टर फॉर्म बताओ, तो इस मैग्नीट्यूड को ए बी का जो डायरेक्शन मिला है यूनिट वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 इंटू 10 टू द पावर -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1/3 और यहाँ 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू डायरेक्शन के लिए i प्लस 2j प्लस 2k आएगा, इतना
न्यूटन हो गया। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस तरह से अगर हम लोगों को कभी वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए आ गया तो हम लोग सीख करके रखेंगे कैसे मालूम करते हैं। दो चार्ज पार्टिकल के बीच के फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो कूलम्स लॉ के फॉर्मूला को यूज करके। फिर अलोंग ए बी बोला है वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए, तो अलोंग ए बी यूनिट वेक्टर निकालो। अलोंग बी ए अगर वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए बोला है तो अलोंग बी ए यूनिट वेक्टर निकालो, मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द वेक्टर फॉर्म। ओके, तो होपफुली ये जितना कुछ हम लोग यहाँ पर सीखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए, तो ये आई होप कि तुम लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल होगा। और इसके बाद हम लोग इसके बाद वाला पार्ट तुम लोगों को बताएंगे, दैट इज रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से भी रिलेटेड बहुत सारा कैलकुलेशन रहता है, उसके ऊपर बेस करके बहुत सारा शॉर्टकट्स है, वो शॉर्टकट्स बताएंगे। उसको लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्वेश्चंस को हम लोग 30 सेकंड के अंदर वेरी इजीली हैंडल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।